थाने और चौकी का एरिया, थाने और चौकी की बिल्डिंग, ये सारी सूबाई जो गवर्नमेंट है ना, वो मंजूरी देती है। क्लियर है जी। आर्टिकल 6 आप पढ़ें, पुलिस एक्ट 2002। जी सर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, अगर एक मर्डर हो जा एक बंदा अगवा हो जाता है, उसका एक थाने में 365 का FIR दे देते हैं। अब सर उसकी एक किसी और थाने में या फिर किसी और सिटी में उसकी लाश मिल जाती है, वहां पे 302 का पर्चा हो जाता है। तो सर उसकी कार्रवाई क्या होगी? यहाँ से केस ट्रांसफर होगा, वो क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? अगर उसका पहले से 365 का पर्चा हुआ है किसी दूसरे थाने में, पहले वाले थाने में, तो इधर 302 की FIR दे दी है, ये वाली खारिज हो जाएगी। आपने 25 साल पढ़ा होगा, एक थाने से फराज, दूसरे थाने में दराज, उधर 365 के साथ 302 इजाद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो हम मचलका देते हैं, इस मचलके का भी कोई सेक्शन है या इसी तरह से बस जैसे जिक्र हो गया है किताबों में? क्वेश्चन समझ नहीं आया आपका? क्वेश्चन रिपीट करें भाई। सर मैं कह रहा हूँ कि ये हम मचलके जो लेते हैं या देते हैं अदालत में, इसका कोई अलहदा से सेक्शन है या फिर जैसे बस एक जमानत के तौर पे जिक्र हो गया है कि अदालत 76 CRPC के तहत जो है ना जमानत लेने की हिदायत कर सकती है, बस उसके तहत हम मचलके ले लेते हैं? वो भाई मुचलके तो हम वो लेते हैं, ये वो थोड़ा मुचलके होते हैं। वो जो 76 CRPC है, वो तो वारंट जो जारी करती है अदालत, उसकी वारंट की पुष्ट पे लिख देगी कि यार अगर आप इसकी जमानत ले सकते हैं, ले सकते हैं। मुचलके जो होते हैं, ये आप 496 के तहत जमानत लेते हैं, 497 के तहत जमानत लेते हैं, तो उन्हीं के अंदर ही है वो। जिसकी आप जमानत लेंगे उससे मुचलके तो लेंगे। जमानत का क्या मतलब होता है? कोई चीज हमें दें, आप जा सकते हैं, कोई श्योरिटी हमें दें, वो मुचलके, वो श्योरिटी है। क्लियर है ये? 76 सर और मैं भी। यही पूछना चाह रहा हूँ, इसका अलहदा से कोई सेक्शन नहीं है? यार बता तो दिए, 496, 97, कोई से नहीं आता CRPC। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम जी बोलो। सर जी, 364 और 364 में सर क्या फर्क है? 364 और 64 के, ये बच्चे की उम्र से मुतलिक है। 14 साल से अगर कम है तो मेरा 364 है, 364A। 14 साल से मेरा लगा है, इस तरह है कोई। अच्छा सर, एक सर क्वेश्चन है। सी अगर इज्तिमाई ज्यादती होती है और साथ बंदा वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करता है, तो उस पे कौन सी दफा लगेगी? अच्छा यार, ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये वाले, ये आपके पास बुक्स भी हैं। अब मैं को बुक्स लेके तो नहीं बैठा, वो इस तरह की। ठीक है, आपके पास। सर मैं बता दूं सर, ये जी। मैं सर सर जीरो बता एफ आई दूं। आर क्या होती है सर? ठीक है ना? जीरो एफ आई आर क्या होती है सर? वो भाई इंडिया में होती है, यहाँ का। जीरो FIR प्यारे भाई वो होती है, फर्ज करें रहीम यार खान में मर्डर हुआ है, आप थाने में नहीं जा सकते, कराची में बैठे हैं, कराची के किसी थाने में जाके आप FIR रजिस्टर करवा के कार्रवाई शुरू करवा देंगे, उसको जीरो FIR कहते हैं। ठीक हो गया सर। अच्छा सर जी। 170 आपका फौजदारी की दफा की समझ नहीं आ रही सर, वो क्या चीज है, अगर आप फैमिली समझा दो। 170। 170 CRPC। यस सर यस। यार ये जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो दफात है ना, ये आप, मैं वैसे बता देता हूँ 170 है क्या। ये आपके पास बुक्स हैं, आप उधर से भी देख सकते हैं। 170 ये है जी, जब आप किसी मुल्ज़िम को पेश करेंगे, उसका कोई मालूम करना है, तो वो भी साथ अदालत के अंदर पेश करेंगे। 169 उससे पहले है, वो कह रहे हैं जी शहादत में काफ़ी होने की वजह से SHO उसको बरी कर देगा। 170 ये है, अदालत में पेश करना है, जब उसके खिलाफ शहादतें हों तो उसको
अदालत में पेश करेंगे और जो माल मुकदमा है वो भी उसके साथ पेश किया जाएगा। जिस तरह अक्सर ये जो शराब का और इधर उधर का वो माल मुकदमा साथ ही पेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जरा इस्तिगासे से रिलेटेड थोड़ा सा बता दें, ये क्या कांस्टेबल भी इस्तिगासा दे सकता है? कांस्टेबल की तहरीर होती है, इस्तगासा नहीं होता। इस्तगासा हमेशा उसका बयान होगा, उसके बयान पर एएसआई अपनी कार्रवाई लिखेगा। कार्रवाई या कार्रवाई या मुहर्रर भी लिख सकता है। मुहर्रर भी बतौर एसएचओ काम कर सकता है ना, कांस्टेबल नहीं इस्तगासा दे सकता। कांस्टेबल अपनी तहरीर देगा, उसके ऊपर जो वो कार्रवाई पुलिस लिखेगा वो फर्द बयान बन जाएगी, उसके ऊपर एफआईआर होगी। जिस तरह सिक्योरिटी कांस्टेबल की तहरीर पर पर्चे होते हैं। डीएफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये मेरा क्वेश्चन है कि पीपीसी 1860 में बनी, जो पाकिस्तान तजीरत पाकिस्तान है, लेकिन ज़ाब्ता फौजदारी 1898 में बना, इसमें 38 साल का गैप है। ये इतना ज़्यादा गैप क्यों आया था? यार हम अंग्रेजा ने बनाई है, ठीक है। शायद उन उससे पहले उनका कोई अपना कोई कानून हो। अंग्रेजों का, ये अंग्रेजों में बना हुआ है ना, ये इन्होंने हमारे लिए इधर बनाया था। 1861 1860 में, जब 1857 की जंग आज़ादी के बाद उन्होंने इधर कब्जा कर लिया, तो 1860 में ये बनी, 61 में पुलिस एक्ट बना, ठीक है। फिर ये आगे चलते चलते उन्होंने 1898 में जाकर प्रोसीजरल कोड बनाया कि इसको, पहले शायद वो अपने बरतानिया के तरीके के साथ करते हों, 98 में उन्होंने आकर इधर के लिए वो बना दिया कि इस ये जो पीपीसी बनाया है इसको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। जी शुक्रिया सर। एक इस्लाम क्वेश्चन। वालेकुम सर, ये क्वेश्चन जी। डीएफसी की अहम जिम्मेदारियों के बारे में सर काइंडली थोड़ा गाइड कर दें अगर इसमें। यार डीएफसी आप कांस्टेबल निकाल दें जेल से यार, आप एएसआई सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कांस्टेबल ये को अगर आप। वो तैनाती के बारे में पूछ सकते हैं कि आप बतौर कि आपकी ठीक है। तैनाती क्या है, क्या ड्यूटी सर अंजाम दे डीएफसी रहे थे? मुख्तलिफ किस्म की सिक्योरिटी कांस्टेबल के तौर पे काम करता है वो। वो इलाके के क्राइम से मुतालिक भी आप वो पढ़ेंगे ना, सिक्योरिटी कांस्टेबल के फरैज, या उसी में ही आता है। जी जी, थैंक यू। बंडल ऑफ अच्छा सर्विस। सर, मोहम्मद सगीर बात कर रहा हूँ राजनपुर से। सर मुझे, मैं ना इस वक्त सीसीडी में हूँ, तो काइंडली मुझे ये बता दें कि मुझे एनओसी जिले का डीपीओ देगा, या मेरा आरओ जो होता है मतलब रेंज में बैठा है वो देगा, या मेरा डीओ देगा जो डिस्ट्रिक्ट में बैठा है? यार अरे भाई आप जिधर मर्जी हो, एनओसी जीरे वाली चलती है। नंबर एक तो ये है कि आपने जब अप्लाई किया उस टाइम कहाँ थे तैनात? सीसीटी तो अब बनी है ना। सर मैंने जब अप्लाई किया तो इस वक्त मैं सीसीडी में काम कर रहा हूँ। अब सीसीटी में काम कर रहा हूँ, जब अप्लाई किया उस टाइम कहाँ थे आप? तब तो पंजाब पुलिस में गए। तो फिर कौन देगा फिर? सर वो असल में वो प्रोसीजर वो लंबा खींच रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि आप अपने डीओ को बोलें, वो लेटर लिखेगा आपके आरओ को, आरओ फिर लेटर लिखेगा हमारे डीपीओ को, फिर जाके आपको मिलेगी। यार ये चलो हमारा लेटर नहीं है, लेकिन बता देता हूँ कि आप उधर जाके एसआरसी जो 2 है आपका, उससे मिले आप अपने लाल की थाना। मिलने का तरीका भी हम तो मैं दसा कैमे मिलना हूँ। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा सर, अभी जीरो एफआईआर के बारे में बात हुई थी कि एक थाने के एरिया में अगर आपका कत्ल हो गया है किसी का, तो वो जाता है रहीम यार खान वाला कराची में करवा सकता है, लेकिन पुलिस तो इस तरह के किसी मैटर को नहीं देखती। पुलिस कहती है कि नहीं जी, हमारा इलाका थाना नहीं है। ये जीरो एफआईआर का तस्वुर कब से शुरू हुआ है, या कब ऐसा कहीं पे कोई आपके जहन में हो, कोई हुआ है वाकया, तो आप काइंडली वो भी हमें बता दें। यार मुझे तकरीबन पुलिस में सर्व करते हुए 15 साल हो गए, मैंने कोई इस तरह के जीरो एफआईआर वाला कोई नहीं देखा। सुना है इस तरह हो सकता है। सेल एफआईआर में दिया वो एसपी कुटे। सॉरी सर। यार मुझे इधर 15 साल हो गए इस महकमे के अंदर, मैंने कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं देखा कि इधर से जीरो एफआईआर होगी हो। लेकिन अगर किसी और के इलम में है तो वो काइंडली शेयर कर दें ग्रुप में।
सर पिछले ना 3-4 दिन से ये सुनने में आ रहा है जीरो एफआईआर। इससे पहले हमें भी नहीं पता था, 10 एक साल तो हमें भी सर्विस में हो गए हैं। लेकिन अगर कोई इसका तस्वुर है ये कहाँ से आया, ये काइंडली अगर आप कोई शेयर कर सकें तो। मैं आपको पहले ही अरे बता भाई रहा जो हूँ। तरीकाकार आपको बताया सर है करप्शन को यही, हम कैसे लेकिन खत्म कर इस सकते पे हैं अपने आप? इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा पाकिस्तान में। सर एक क्वेश्चन, जी जी बोलें। कैसे खत्म कर सकते हैं पंजाब पुलिस से? करप्शन ये एक टेक्निकल फॉल्ट है। ये आपके महकमे का नहीं है, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का है। इसे आप अपने तौर पर नहीं खत्म कर सके, या अकेले आप चाहें कि मैं पूरे, आप आपको कह देंगे आपको एसएचओ लगा दिया जाता है और आप पूरे जो है ना थाने की करप्शन खत्म कर दें, पूरे जिले की करप्शन कर, आप तो नहीं कर सकते ना। ठीक है। और नंबर दो ये है कि ओवरऑल टोटल पुलिस भी नहीं ले रही, तो हर बंदा ही करप्शन पे लगा हुआ है। वो चंद लोग हर महकमे में हैं, जिसकी वजह से, क्या उसका नाम, वो वो जिस महकमे में है वो महकमा बदनाम है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वापडा है, चाहे सुई गैस है, चाहे कोई भी है डिपार्टमेंट, आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाए। ठीक है। अगर ये अगर ये चंद लोग, उनको सही तरह एजुकेट किया जाए, अगर फिर भी नहीं मानते, उनको हल्की फुल्की पनिशमेंट दी जाए, तो पूरा महकमा सही हो। बस आप अपने तौर पर अकेले करप्शन खत्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर काइंडली ना ये क्वेश्चन है कि आपको नामलूम लाश मिलती है या कोई भी मर्डर का केस हो जाता है तो वहां पे जाने से लेकर कोर्ट तक जो प्रोसीजर होता है थ्रू आउट, उसके बारे में सर थोड़ा बयान कर दें। यार अब अगर आपको वो नामुलो लाश मिलती है, मौके पर जाते हैं, आपको लगता है कि ये वैसे मरा हुआ है, इसको किसी ने नहीं मारा, अगर आप उसके जिस्म का मुलायजा करते हैं तो इस तरह की एविडेंस आपको नहीं मिलती, या वो लटका हुआ है, आप उधर के जो लोग हैं वो एविडेंस देते हैं इसने खुदकुशी की है, फिर सिंपली 174 की कार्रवाई करेंगे आप। उसकी रिपोर्ट लिखेंगे, एक बयान लिखेंगे, एक उसकी रिपोर्ट लिखेंगे, उसको मेडिकल को पोस्टमार्टम करवाएंगे। ठीक है। अगर वो उसके कुबसा वगैरह है उसको दे देंगे दफनाएंगे, अगर नहीं है तो आप उसको दफनाने के, कफन दफन के अमानतन पाबंद हैं। और जो डॉक्टर पोस्टमार्टम करने के बाद आपको देगा डब्बे शब्बे जो चीज़ उसके लवाजमात देगा, वो आप जाके फॉरेंसिक एजेंसी में जाकर जमा करवा दें। अगर वो 302 है तो आप 302 की, अगर कोई वारस उसका है जो बयान देता है तो उसके बयान पर दे देंगे। अगर वो नामालूम है, उसको कोई वारस नहीं है, लेकिन उसके आपको लग रहा है कि उसको मर्डर किया हुआ है, उसके गले के अंदर कोई रस्सी है, कोई खंजर है, उसमें कोई उसको फायर लगे हुए हैं, तो आप उसको 302 की एफआईआर देंगे। फिर आप, ब्लाइंड मर्डर कहलाता है वो, फिर आप उस मुसलमान को ट्रेस करें, वो आपकी जिम्मेदारी है। उसमें मुद्दई सर पुलिस ही होती है? पुलिस भी बन सकती है, कोई बात नहीं। तो इस सारी कार्रवाई के बाद जो मजिस्ट्रेट होता है उसको मतलब बताया जाता है, या कार्रवाई के दौरान मतलब नामलूम लाश मिली है तो वो मतलब उसको मजिस्ट्रेट को कैसे बताते हैं इसके बारे में? यार मजिस्ट्रेट को क्या बताना है, आपने तफ्तीश करनी है, आपने मुलजमान ट्रेस करने हैं, मुलजमान को पकड़ना है। मुलजमान को पकड़ के अगर उसके अगेंस्ट एविडेंस आपकी कॉम्पिटेंट है तो उसको अदालत में पेश करेंगे, अदालत उसको सजा देगी। तो सीबीआई मिलता है मत, तो एजेंसी मतलब सर जब तक मुलजम नहीं पकड़े जाते तब तक वो तफ्तीशी तब अफसर या तक उस आप कत्ल मुझे के बारे में एप्लीकेशन कोई। दें। आपकी एफआईआर हजारों हुई पड़ी होती हैं, वो कोई अदालतों ठीक में हो पेश होती है इसमें, जब मुलजमान पकड़े जाते हैं फिर अदालत में जाते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, सर आपकी थैंक यू। आवाज बहुत मध्यम आ रही है, काइंडली माइक सेट कीजिएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है। अगर एज आईओ आप वर्किंग कर रहे हैं तो आपको कोई रिश्वत दे तो आपकी क्या कार्रवाई होगी उसके खिलाफ? 163 का पर्चा दे दें, एफआईआर दे दें और एंटी करप्शन में भेज दें, क्योंकि आप उसकी तफ्तीश नहीं कर सकते, उसका अलहदा से डिपार्टमेंट मौजूद है। आप 163 की उसकी अगेंस्ट एफआईआर दे सकते हैं, अगर कोई आपको देता है। अगर आप लेते हैं तो आपके अगेंस्ट एंटी करप्शन वाले 161 का पर्चा देंगे। जी सर, एक और क्वेश्चन है।
सर एक और क्वेश्चन है कि एएसआई जो है वो कौन से जो क्या कहते हैं मुकदमात की तफ्तीश कर सकता है और कौन से की नहीं कर सकता। यार ये सही है एज ए असिस्टेंट, ठीक है ना। इसमें कोई पढ़ी लिखी बात नहीं है कि ये मुकदमा वो कर सकता है। ये वैसे तो कई कई थानों में, मैं थाने में लगा रहा हूँ 395 भी एसी करता रहा है, लेकिन वो 395 वो नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपने डिप्यूट करना है, जो उधर का एसएचओ है, सब इंस्पेक्टर है, वो अगर खुद करना चाहता है तो खुद कर ले, नहीं तो वो तफ्तीश मार्क कर दे, जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है या वो है। लेकिन हीनियस क्राइम जो है उसकी तफ्तीश एएसआई नहीं कर सकता। जिस तरह 302 है, 395 है, इस तरह के क्राइम है, अगवा है, इस तरह के हीनियस क्राइम सर। सर नाइन नाइन ए बी की कर सकता है, टी को तो नहीं कर सकता। कि जो तफ्तीश हमेशा सब इंस्पेक्टर करता है, एफआईआर एएसआई दे सकता है, इस्तगासा दे सकता है, तफ्तीश सब इंस्पेक्टर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर वो पूछना ये है कि चालान की एक्चुअल टाइप्स कितनी है, हमें तो डिफरेंट सुनने में मिलती हैं, तो काइंडली ये क्लियर कर दें। और दूसरा मेरा ये सवाल है, इस्तिगासा और नालिश में क्या फर्क है? यार ये दोनों सवाल मैं पहले बता चुका हूँ, नालिश और इस्तिगासे वाले भी बता चुका हूँ, ठीक है। आप वो लेक्चर और इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इसकी चालान की 3 अकसाम है, आपको पहले भी बताया। चालान की 3 अकसाम है, और चालान की 3 अकसाम नहीं होती हमेशा। जो 173 है वो रिपोर्ट इख्तितामी पुलिस है, एसएचओ, ठीक है। उसकी नेक्स्ट 3 अकसाम है, जिसमें चालान, अदम पता और अखराज है। चालान की मजीद 2 अकसाम है, मुकम्मल और नामुकम्मल। आपसे को पूछ रहे थे चालान की कितनी अकसाम है, तो आपने बताना 2 अकसाम है, मुकम्मल और नामुकम्मल। जबकि रिपोर्ट इख्तितामी पुलिस 173 है जो, उसकी 3 अकसाम है, चालान, अदम पता और अखराज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था नालश और इस्तिगासा। नालश, कोई भी प्राइवेट बंदा अदालत में जाकर किसी के अगेंस्ट भी कोई कार्रवाई करा सकता है कि भाई यार ये मेरा मैटर फलां वाला सवाल नहीं कर रहा, वो अदालत के अंदर। और जबकि इस्तिगासा ये है, वो कोई बंदा आपके पास आया, आपने एफआईआर नहीं दी या आपने एफआईआर दे दी, आपने जो उसकी जो नेग्लिजेंसी दिखाई, कोई भी उसके जो, वो पुलिस से मुतमिन नहीं है, ठीक है, वो जाकर इस तरह से दायर कर सकता है अदालत के अंदर। 202 आप पढ़ेंगे ज़ाब्ता फौजदारी का, तो इसी से मुताल्लिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो इस्लामी दफात के तहत मुकदमात होते हैं 295 A B C, इनकी तफ्तीश मिनिमम एसपी किस लेवल रैंक पे का कर, ऑफिसर कर सकता एसपी साहब। है? थैंक यू सर। अच्छा, को मॉक इंटरव्यू देना चाहता है, जिसका नेक्स्ट करीबी इंटरव्यू है वो देना चाहता है, तो वो काइंडली बताए। जी सर, शकील डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से। ये मुझे इसका पता है, कितना चलाएंगे। आरिफ महमूद सर, डिस्ट्रिक्ट रीमियर खान। इधर आ नहीं सर, आ जाओ, तुसी भी आ जाओ। आ जाए। अच्छा वीडियो ना ऑन कर दीजिए। ऑन करो यार, ये इसमें 4 से 5 होते हैं यार। सर मुर्तजा फ्रॉम गुजरात इंटरव्यू देना चाहते वो यार वाला कैमरा ला लेना, यही जो जब नहीं लैपटॉप नहीं है आज बहुत मिशन का काम। जी कौन इंटरव्यू देना चाहता है आपने? हैं। सर सर मुर्तजा जी, फ्रॉम शकील गुजरात। डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से। समी साहब काइंडली मॉक इंटरव्यू ना करें, क्वेश्चनिंग ऐसे ही करें। मॉक इंटरव्यू का टाइम गुजर गया फैसलाबाद का, इसमें से बंदे ने आधा घंटा ले लेना है, उससे हमें कुछ नहीं मिलना। तो आप सर काइंडली यही करें, जो क्वेश्चनिंग आंसरिंग हो रही है बेहतर है। सर क्वेश्चन आंसरिंग अब देख लें। अब ठीक है, अब ये है कि अगर कोई बंदा मॉक जिसका करीब है इंटरव्यू, अगर वो देना चाहता है तो वो दे सकता है। बाकी अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर सेशन जारी रखना चाहते हैं तो रख लें, कोई इशू नहीं, हम बैठे हैं। सर सर एक मेरा एक क्लैरिटी सवाल
एक कंडक्ट कर लें, एक कंडक्ट कर लें, चलो सर हम देख तो लेंगे भाई, एक आपने कंडक्ट किया किस तरह का एक्सपीरियंस। मतलब कोई बेसिकली आप लोग, कंडक्ट कंडोर साहब की करना है। बेसिकली आप सब ने ही इंटरव्यू देने हैं, तो कुछ लोग हैं जिनको इंटरव्यू को लेकर कोई हेजिटेशन है। तो अगर कोई बंदा, बेसिकली हर बंदे की एक राय होती है, आप में से कोई एक बंदा कह रहा है कि क्वेश्चन आंसर सेशन चलता रहे, तो आप में से कई लोगों की पल्स ये भी होगी कि हमारा इंटरव्यू मॉक हो जाए। तो हमें सबको ही मलूज़े खाते रखना है, ठीक है। तो आप देख लें, जिस तरह अगर क्वेश्चन आंसर मेजोरिटी आप में से कहती है कि चलता रहे तो वो ठीक है। मॉक वाले। हाँ, लेकिन मेजोरिटी मेरे ख्याल से यही चाह रहे हैं कि मॉक इंटरव्यू हो, ताकि एक तो सबको डेमोन्स्ट्रेशन भी मिल देखने जाए, को मिलता है। ठीक है, और सर सीखने को भी क्वेश्चन मिलता है, कोई ना और कोई आंसर वैकेंसी में ये ऐसा होता है ना कि स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं जिनका आप आंसर करते हैं, जब आप मॉक इंटरव्यू देते हैं तो क्वेश्चन से क्वेश्चन जनरेट होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और आपको जरा रियल टाइम चीजें सीखने को भी मिलती हैं, ठीक है। जी सर। हम आप दूसरी बात यह है कि जो भी कैंडिडेट आप देख रहे होते हैं, ठीक है, वो आपके सामने आप कैंडिडेट को भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और आप ये भी देख रहे होते हैं कि इंटरव्यू किस तरह कंडक्ट होना है। इंटरव्यू में आप कितने ही क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे, मेरी बात सुने, कितने ही क्वेश्चंस का आंसर तैयार कर लेंगे, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास हर चीज का नॉलेज नहीं है। आपके पास वही नॉलेज है जो आप अब तक गैदर कर चुके हैं, और आपका ओवरऑल जो लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो उसी नॉलेज को मेंटेन करना, उसी नॉलेज को रियल टाइम के अंदर उसको अप्लाई करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज इन योर पॉकेट एंड पोर्ट्रेइंग एवरीथिंग। तो बात यह है कि आप में से जो जो बंदा मॉक इंटरव्यू देना चाहता है, ठीक है, वो अपना हैंड रेज कर ले, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं उसके हिसाब से, माइक जुनेद वगैरह। साहब हाँ, क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे? मुझसे। जुनेद साहब से क्वेश्चन है जी सर। जी जी, प्लीज जुनीर साहब से क्वेश्चन करें आप। सर ये 292 लगी होती है सर, वायरल वीडियो होती है या वीडियो लीक होती है किसी की, ये क्या है सर 292? मैं बता दूं सर इसका। जी बता दें, बता दें। भाई जब कोई बंदा रेप या बदफिली के दौरान साथ वीडियो भी बना ले ना, उसके साथ 376/300 292 लगती है। 292 ये है कि आप किसी जुर्म के साथ किसी की वीडियो बना लेते हैं। एक बंदे ने बदफिली की है, साथ उसने वीडियो बना ली है, वो लगेगी 376। अब अमेंडमेंट हो गई है, या जना में किसी ने की है, या गैंग बदफिली या गैंग रेप में की है, वो 375A गैंग की है, ये दफा 7/292 लग जाएगी। एग्जैक्टली 292 क्या है? भाई भैया एग्जैक्ट दोस्तों, बताएं मैं बताता 292 हूँ की बच्चे, डेफिनेशन। मेरे को मैं बताता हूँ सर, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 292 होता है फहश को तब्सील करना, उसकी ये सजा है, और इसकी सजा है 3 माह। इससे आगे है 293, नौजवानों को फहश को तब्सील करना, उसकी सजा जिनकी उम्र 20 साल से कम हो उनको कुतब सेल करना, उसकी सजा 6 मंथ है। फिर आगे है 294, फहश कलामात करना, ये डांस पार्टीज वगैरह है, उनकी सजा 3 मंथ है। अब एक्सप्लेन हो गया, या अभी कुछ रहेगा तो पूछना भाई। लियाकत साहब बहुत शुक्रिया, लियाकत साहब थैंक यू सर। वालेकुम सर। भाई ये शुक्र, आप मेरे उस्ताद का ये करें, आपके सामने बैठे हैं ब्लैक सूट में और बड़े प्यारे लग रहे हैं, अल्लाह की सर मेहरबानी। जुनेद साहब की क्या ही बात है, उनकी वजह से तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। बस वो भी आपकी वजह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। नहीं सर, इंजीनियर साहब का ना वे ऑफ टॉकिंग बहुत बेहतर है। सर, ये आपकी मोहब्बत है उनके लिए, जो ये कह रहे हैं। तो वैसे ही थैंक यू मॉक इंटरव्यू देना नहीं, बाकी जैसे कपड़ा बात आता है, तो तो अनम्यूट कर लेना जी। हाँ जी। जी कौन मॉक इंटरव्यू देना चाहता है जी? ये बंदा है, साकी ने तो कल भी दिया था, आज भी देना चाहते हैं। शकील से पूछ लो। शकील ऐसा ना मेरे ख्याल से जो आज कह रहा था अनम्यूट इंटरव्यू का आस्क टू वन। है। हाँ चलें जी, शकील। इसे क्या अपना अनम्यूट करे वीडियो में। जी सर आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। आप ये जी कुछ तस्वीर इसके सामने लेके आना था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जुनेद साहब हमारी रोल मॉडल पर्सनैलिटी हैं, जुनेद साहब इनका बहुत वे फेवरेट और जुनेद ब्रांड ऑफिसर है हमारे। नॉट फेवरेट ऑफ दिस सेशन। बाकी ये अभी आपसे इंटरव्यू आपका करते हैं कंडक्ट। आप तैयार है इंटरव्यू आपको? जी सर तैयार। तैयार है, कुछ नहीं, माशाल्लाह। डेली क्लासेस लेते हैं, बाकी आपको पता है सर नॉलेज तो ऐसी चीज है जो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। पूरा नहीं होता, और इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं होती है, हमेशा ज़हन में रखिएगा, सब ठीक रहेगा प्लीज। इंटरव्यू की तैयारी स्पॉन्टेनियसली होती है, आप रियल टाइम में किस तरह रिस्पॉन्ड करते हो, दैट इज योर इंटरव्यू, नथिंग एल्स। जी सर। हाँ जी, शकील, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ।
सर मेरा नाम शकील एहसन है, बल्दियत रियासत अली। मैं चक नंबर 133 गाबे पनवा तहसील सदर डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरी उम्र 27 साल है। मैंने पुलिस को बतौर कांस्टेबल 22 मई 2018 में ज्वाइन किया था। सर मैंने जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स कर रखा है। मेरी हॉबी में क्रिकेट खेलना शामिल है और मैं मौजूदा बतौर साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज पे तैनात। साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट जी सर। क्या होता है साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट? साइन लैंग्वेज सर बेसिकली जो डेफ एंड डम्ब हजरात होते हैं उनसे गुफ्तगू करने का एक इशारों का अंदाज है। इशारों के जरिए उनसे बात करते हैं, उनकी बात को समझते हैं और उनको समझाते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। एजुकेशन आपने क्या बताई पहला? एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स सर, एडीए। एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, ये कौन सी डिग्री है? इस हवाले से यार सुना नहीं कभी। सर ये जो बीए के मुतबादल अभी जारी की है इन्होंने। अच्छा अच्छा, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने पढ़े? सब्जेक्ट सर इसमें जो मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट से वो फेवरेट मेरे जर्नलिज्म था और पंजाबी था। हम्म। बाकी इंग्लिश इस्लामियात है, पाक स्टडीज भी थे उसके साथ। अच्छा, पाक स्टडीज से मुतल्लिक आपसे सवाल करें? जी सर कर। दीन इलाही क्या था? दीन इलाही बेसिकली सर जो मुगल बादशाह अकबर था उसने नाफिज किया था। हम्म। ये कि एक खुदा पे एक खुदा को नहीं मानता था। वो कहता क्या है कि एक के अलावा भी और खुदा है, जिसको सिर्फ बीरबल ने आई थिंक सर उसको एक्सेप्ट किया था। उसके अलावा 1551 में उसने इसे नाफिज किया है और 1581 में वो डिस्पोज हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे साथ सईद साहब मौजूद हैं, वो बल्कि पाकिस्तान स्टडीज के एक्सपर्ट्स हैं। वो आपको दीन इलाही के हवाले से भी बताएंगे। आपने मतलब जवाब दिया, लेकिन बट इज नॉट द राइट आंसर। नहीं, 1582 में इसको नाफिज किया गया था दीन इलाही को, अकबर ने जो है। और इसमें उसने खुदा एक ही रखा है, खुद को मुसलमान भी कहा है। उसने बाकी जो मजहब थे उनको स्पेस दी है कि उनको भी अपने साथ मिलाना चाहिए। उसमें ये बेसिकली चीज थी। तो उसने दीन इलाही का मकसद ये था कि जितने बाकी मजाहिब हैं उसको इनको इस तरह इसमें मर्ज किया जाए कि वो सब मिलकर साथ चल सके। इससे वो अपनी गवर्नमेंट चलाना चाहता था। और उसकी जो शुरू में फतवाहत के बाद उसकी पॉलिसी अब बदल गई थी, कहता था जंग नहीं करनी, बल्कि उसने जितने इलाके फतह किए थे उसने अपनी मैरिज पॉलिसी से, अपनी इकोनॉमी की पॉलिसी से और अपनी रिलीजन की पॉलिसी से ये सारा कुछ उसने किया था। वो इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता था, रेदर देन कि किसी खास रिलीजन को वो बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करता हो। कोई भी रिलीजन से ताल्लुक रखने वाला है, अगर वो आपके साथ पॉलिटिकल अलायंस करना चाहता है, नहीं, इससे पॉलिटिकल मोटिव भी अचीव हो रहा था कि ज्यादा इंक्लूसिव हो रहे थे लोग, ज्यादा उस गैम्बिट के अंदर आ रहे थे। तो सिर्फ बीरबल ने नहीं कबूल किया था, देयर वाज अ ह्यूज पॉपुलिस जो कि दीन इलाही को कबूल भी कर रही थी और प्रैक्टिस भी कर रही थी। दो मेन वहां पर थे उस वक्त आलिम, जो नाम नेहाद आलिम उसके दरबार में थे। उनका नाम क्या था पता है आपको, जिन्होंने इसको प्रमोट किया था इस दीन इलाही को? आई एम सॉरी सर। बड़े मशहूर कैरेक्टर हैं, अब्दुल फजल और फैजी। अबुल फजल। और जिन्होंने इसके खिलाफ रेजिस्ट किया था वो कौन थे? हाँ, दीन इलाही के खिलाफ। आई एम सॉरी सर। अच्छा, बताएं सर। हाँ, इनको जो रेजिस्ट किया था वो है शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह। नहीं, शाह वलीउल्लाह से पहले जो थे ना वो क्या नाम है? शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी। शाह वलीउल्लाह बाद में है ना। शेख अहमद सरहिंदी ने इसको बहुत अपोज किया था और खतो किताबत के जरिए से तंबीह की थी बादशाह को, अकबर को भी, अकबर के बाद फिर जहांगीर को भी। इस तरह वो मामला होते रहे। अच्छा, दूसरा ये बताएं आप पाक स्टडी के हवाले से भी कि आप अभी जो रिसेंटली जंग हुई है पाकिस्तान और इंडिया की, जी सर। ये कौन सी जंग थी? कितनी जंगें अब तक पाकिस्तान और इंडिया के साथ हो चुकी हैं? सर ये थर्ड थी, 65 और 71 की, और थर्ड ये थी। एक और है इसके अलावा क्लैश है, वो जो 1999 वाला कारगिल वाला भी हो चुका है। ठीक है। अच्छा, और 1948 में? 48 में 71।
आई एम सॉरी सर। हमारा जो मुझे पहला निशान है हैदर है। जी, कैप्टन जो सरवर शहीद है, सरवर हुसैन शहीद, उनको दिया गया था। नहीं, वो किस जंग के शहीद है वो? सर है तो वो बेसिकली 1948 के ही। तो आपने उसको जंग बताया ही नहीं हो। जी आपने उसको जंग का कहा ही नहीं कि वो जंग शामिल ही नहीं है, फिर उसमें एक बंदा शहीद हो तो उसने निशान दबे ले लिया। सर मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन उनकी डेथ का मुझे पता है कि वो 1948 में शहीद हुए। अच्छा चले, पीसीओ के बारे में बताएं, पीसीओ क्या चीज है? सर ये पीसीओ, आई थिंक ये मुझे इसके बारे में एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद इसकी। ये जनरल जो अयूब खान है, इसने आई थिंक नाफिज किया था 1959 में। ऐसे देखें, अगर आपको नहीं पता ना तो आप ना ऐसे तुक्के ना लगाएं। बड़ा ये मतलब टॉपिक ऐसा है कि जब तक आप उसके बारे में कंप्लीट पता नहीं है तो आप कहें कि सॉरी सर मुझे नहीं पता। ठीक है, हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में आइडिया है तो वो बताकर आप फिर कह सकते हैं कि सर मुझे इतना ही इसके बारे में पता है, मजीद मुझे नहीं पता इसके बारे में। ठीक है। राइट। अच्छा, दूसरी बात ये आपने लॉ के हवाले से सर क्वेश्चन करे इससे। अच्छा, पीसीओ बता दो साहब। पीसीओ जो बेटा, पीसीओ जो है अब तक पाकिस्तान में पहला पीसीओ लगाया था जियाउल हक ने 1981 में। पीसीओ बेसिकली एब्रीविएशन है प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, यानी आप इसको अबूरी आइन या आरजी आइन भी कहते हैं। वो प्रोविजनल किसे कहते हैं? प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर। जब आइन सस्पेंड चल रहा हो, आपका मुल्क का आइन जो है, तो मार्शल लॉ के दौरान इसको लगाया जाता है अपने खास किस्म के कोई भी, आपने कोई टारगेट अचीव करने हो, कोई इलेक्शन करवाने हो, या जुडिशरी को अपने कंट्रोल में करना हो, तो इसके जरिए से ये एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर पास करके इसमें अपनी पसंद की, अपनी मर्जी की कुछ प्रोविजन इसमें डाली जाती हैं और उसके जरिए से सिस्टम को चलाया जाता है। 1981 में जियाउल हक ने लगाया था। दो दफा इसको परवेज मुशर्रफ ने लगाया था, एक 12 अक्टूबर 1999 को, और दूसरा नवंबर की कोई तारीख है, मेरे ख्याल है, मुझे डेट याद नहीं है, 2007 में। तो दो दफा उन्होंने आइन को सस्पेंड करके पीसीओ लगाया था, जिस पर उनका मुकदमा चला था, और उसी ही मुकदमे में उनको फिर पेनल्टी जो हुई थी, डेथ पेनल्टी की उनको सजा दी गई थी, वो इसी वजह से दी गई थी कि उन्होंने दो दफा आइन को तोड़ के, यानी कि मुअत्तल करके उन्होंने पीसीओ लगाया था। उसके अलावा फैसलाबाद का पुराना नाम क्या था? सर लायलपुर। ये लायल कौन था ये? लायल सर जब बेसिकली 1890 में डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद को बनाया गया है, तो सर जेम्स ब्रॉड लायल थे यहाँ के, जो बरतानवी लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं, उसके नाम पे सर लायलपुर। पूरी ये बेसिकली सर संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब शहर है, लायलपुर। उसने जो शहर फैसलाबाद डिजाइन किया था, उसी ने किया था। जी फैसलाबाद सिटी को जो डिजाइन किया गया है, पता है आपको हम सर। उसका पैटर्न क्या है उस सिटी के डिजाइन करने का? सर जो क्लॉक टावर था वो तो चार्ल्स रिवाज ने बनवाया था 1904 को, बेसिकली वही ज्यादा डिजाइन में इसके आता है कि उसने जनरेट किया है, और एक गुमटी बनवाई थी उसने 1904 में। ओवरऑल पैटर्न का सर आई डोंट नो। ये पैटर्न कहलाता है, ये जो इसको हम कहते हैं ना, यूनियन जैक का जो एक सिंबल है, जी जिस बिल्कुल सर, जिसमें क्लॉक टावर उसी पे बनाया गया सर। उसके तहत उसमें से 8 जो बाजार बने हुए हैं, 8 बाजार, आप उसको जी सर। क्रॉस करें, फिर मजीद उसको आप इस तरह क्रॉस करें तो उसके 8 हिस्से हो जाएंगे। तो इस तरह उसको डिजाइन किया गया था। जी सर, ला के वाले से पूछो। अच्छा, वहाँ अच्छा, मुझे ये बताएं, को बंदा है उससे माल मसरूका मिल जाता है, जी सर। आप रोड पे जा रहे हैं, गश्त कर रहे हैं आप, उससे कुछ चीज़ ऐसे मिल जाती है जो आप चेक करते हैं, मिसाल के तौर पर मोटरसाइकिल है, वो है चोरी की, जी सर। ठीक है, उसका
किसी और थाने में या किसी और जिले में एफआईआर हुई पड़ी, जी सर। आप उसके अगेंस्ट क्या कार्रवाई करते हैं? सर हम तो उसकी जो 550 की रपट है वो इधर कर सकते हैं कि उसे चोरी के शुबा के तौर पर लेके मोट से रपट में बंद कर सकते हैं उसे। नहीं, एफआईआर नहीं दे सकते? एफआईआर सर ऑलरेडी उसकी दर्ज है अदर डिस्ट्रिक्ट में, आप बता रहे हैं, तो वहां पे 411 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, 411 आजाद कर दी जाएगी। इधर 411 की अकेली नहीं हो सकती? तो 411 ऑलरेडी एफआईआर दर्ज है, 381 की, तो साथ ही उसके 411 आजाद कर दी जाएगी। नहीं, आप अकेली 411 की एफआईआर नहीं दे सकते? सर जब एक थाने में किसी जुर्म की एफआईआर दर्ज है तो उसकी डुप्लीकेट एफआईआर नहीं हो सकती। अच्छा, मुझे ये बताएं, 411 और 412 है क्या? 411 सर जो जिसका माले मसरूका, जिसका कब्जा को चोरी के जरिए आपके कब्जा में आया, और दूसरा 412 जिसका डकैती के जरिए कब्जा हासिल में आया हो माले मसरूका का। अच्छा, जो सर का बिल जबर के जरिए आया हो, यानी रॉबरी के जरिए आया, तो उसको क्या लगेगा फेंस? 392 बटा क्या लगेगा? 411 लगेगा, 12 लगेगा? आई एम सॉरी सर। ये सिर्फ डकैती उसकी डेफिनेशन में ही है कि डकैती के जरिए जो माल मशरूका बरामद हो वो 412 है, सिर्फ डकैती। जी सर। उसके अलावा चोरी है, जो भी है, रॉबरी है, 411 ही लगेंगी। अच्छा, ठीक है लास्ट सर। क्वेश्चन आपसे करेंगे जीके का। येलो जर्नलिज्म किसे कहते हैं? येलो जर्नलिज्म सर होती है कि मुस्बत तवाज़ुन के साथ खबरें देने की बजाय खबरों में सनसनीखेजी करके व्यूअर्स को अट्रैक्ट करना। ओके। अच्छा, ये बताएं, इस टाइम दुनिया के अंदर जो है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, या किसी भी हवाले से मतलब वॉरफेयर बहुत ज्यादा, वाइट वॉरफेयर की बड़ी हाइक हमें देखने को मिल रही है। कोई जी सर। रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट जो आपको नजर आया हो, जो कि जिस तरह आज ये हुआ है, आज क्या नाम है, ईरान जी के ऊपर बिल्कुल हमला सर। किया इसराइल ने। जी सर। तो ये जो इसराइल की तरफ से ऑफेंसिव है, या ये यूएसए की तरफ से जो इस तरह की ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी रखी जा रही है, इस तरह का जो आप कह लें हॉकिश अप्रोच है यूएस की या इसराइल की, ये जी सर। रीजन के लिए क्या इम्प्लीकेशंस रखती, रीजन के लिए रीजन क्या रिजल्ट्स पैदा कर सकती है रीजन, या ओवरऑल ग्लोबली क्या रिजल्ट्स पैदा कर सकती है? ओवरऑल ग्लोबली सर ये उनकी बिल्कुल उसकी सरहद की जो खिलाफ वर्जी, संगीन खिलाफ वर्जी है, जिसको जो भी उन्होंने एक्ट किया है, जो हम्म, रीतन सी बात पर उन्होंने हमला किया है, तो हम्म, ये सर इसराइल तो ऑलरेडी ही गजा पर देख लें या दूसरे उर्दन पर, शाम पर, हाँ। फलस्तीन पर ऑलरेडी सर जो उनकी हदूद की खिलाफ वर्जियां कर रहा है, तो ये अरब खिता पूरा को लपेट में ले लेगा सर। ये अगर जंग मजीद आगे बढ़ती है तो अरब खिता पूरा इसमें दाखिल होगा। क्या पूरी दुनिया इसमें दाखिल नहीं हो सकती? सर पूरी दुनिया इसमें जाहिर है, जैसे सर हमारे देख लें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या गांव लेवल पे भी देख लें कि कोई बंदा एक लड़ता है कि उसकी सपोर्ट में भी कुछ लोग होते हैं तो कुछ दूसरे की सपोर्ट में भी होते हैं, ऐसे ही ओवरऑल कंट्री में भी ऊपरली साइड पे भी कुछ सपोर्टर इसके होंगे कुछ उसके होंगे, तो एक दूसरे को क्लैश बड़ा हद तक सर ओवरऑल वर्ल्ड को भी लपेट में ले सकता है। क्या न्यूक्लियर न्यूक्लियर वॉरफेयर हो सकता है इससे? न्यूक्लियर, यस सर, बिल्कुल सबसे बड़ा खदशा ही सर न्यूक्लियर वॉर का है। वो इसलिए तो सर वो अटैक कर रहे हैं कि ये ईरान है जो, अगर ये अपने कामयाब हो जाता है ये बनाने में, जो फेंका था इसने, यूएसए ने भी ऑलरेडी जापान पे एटम बम, अगर वो हो गया कामयाब बनाने में, तो ये जाहिर है कि वो अमेरिका और इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और यही चीज उनको खटती है कि उसमें कामयाब ना हो जाए। बेसिकली दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क जब न्यूक्लियर इनरिचमेंट की बात करता है तो सबसे पहले वो यूएस कन्फ्रंटेशन फेस करता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 1961 इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का जो एग्रीमेंट है उससे मतलब इन्होंने जब खुद न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी मुल्क जो है न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा।
जी तो राइट सर। उस तनाजुर के अंदर जो सबसे पहले जिसने सबमिट किया अपने न्यूक्लियर वेपन्स वो यूक्रेन था। यूक्रेन, द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स वाज एट दैट टाइम यूक्रेन आफ्टर यूएस एंड रशिया। ठीक है। अब आपके सामने यूएस और रशिया के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन यूक्रेन के पास नहीं है, तो अब जो यूक्रेन को सबसे पहले जो सबोटाज किया वो रशिया ने किया। तो इस खैर, वाकई ये हकीकत है कि ये कॉन्फ्लिक्ट इस तरफ लेके जा सकते हैं। अच्छा, आप शकील, आपके लिए ये है कि एक तो आपने जो इंट्रोडक्शन कराया वो आपने बहुत तेज करवाया। ठीक है। जी आपके सर। सेंटेंसेस इस कदर इंटीग्रेटेड थे कि एक से दूसरी बात समझ नहीं आ रही थी। आपने बाकी जिस तरह बातें नहीं है इत्मीनान के साथ, आपने अपना इंट्रोडक्शन भी बड़ा इत्मीनान के साथ कराना है। ठीक है। राइट। आपको ये नहीं करना कि आप 15 सेकंड के अंदर अपनी सारी बातें खत्म करनी है। सेंटेंसेस को तोड़ के आहिस्ता आहिस्ता बात करनी है आपने। ठीक है, ताकि बात की समझ आए। इंट्रोडक्शन के अंदर बस ये थोड़ा सा इशू था। बाकी आप खासे पूरे एतमाद नजर आए। जो आपको बात नहीं थी पता, आपने वो नहीं बताई। हाँ, शुरू में आप दीन इलाही के बारे में आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी थोड़ी सी, जो कि इससे आपने अवॉइड करना है। जितना ही बात सही पता है वो बतानी है, गलत बात बताने से इज्तनाब करना है, जस्ट फॉर फेस सेविंग। ठीक है। बाकी जी सर। थैंक यू सो मच आपके लिए, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। और आमीन। हाँ, बस आप थैंक यू सर। मजीद तैयारी करें, थैंक करंट अफेयर्स को भी देखें, अखबार को भी देखें, और अपनी जॉब से मुतलिक भी चीज़ें देखें। और अखबार डेली बेसिस पे पढ़ें, क्योंकि करंट अफेयर में से कुछ ना कुछ आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब कौन बंदा इंटरव्यू देना चाहता है? हैदर। हैदर हैदर ने कल भी दिया था। कोई और शख्स? बेसिकली जो दोस्त इंटरव्यू दे चुका है वो थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि सबको इंटरव्यू देना है। ठीक है। तो सबसे हम इंटरव्यू नहीं मतलब इस तरह ले पाएंगे। जो दे चुके हैं वो, उनको हाथ खड़ा करें जी, जो देना चाहता है। अयाज अहमद, रहीम यार खान, ये पहले दे चुके हैं। अच्छा, चलें जी, अयाज अहमद को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अदनान, देखिए आ रहे हैं। अयाज कोई अहमद है? आ रहे हैं। हाँ, इन्होंने म्यूट करेंगे। क्यों नहीं करा? अयाज अहमद। जी जी, मुजाजिब, आपसे भी, आपको भी देखते हैं। सबसे इंटरव्यू जो ऐसा ऐसा हम लेंगे इंशाल्लाह। इनसे कहें ज्वाइन करे, याद है मैं। जी, आप आ जाएं, अयाज अहमद आ जाएं। ऑन करें, वीडियो ऑन करें। याद हो। चल, सालिम से आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है, लेकिन आपकी तस्वीर नहीं आ रही। ठीक है। बगैर तस्वीर। हाँ, चलें, ठीक है जी। ये शकील है, जी अयाज, कैसे हैं आप? पहले से स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन जी है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह पाक। स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। सर, माय नेम इज अयाज अहमद, son of Riaz Ahmed. I belong to Tehsil and district Remer Khan. I got my early education from my hometown. In 2018, I got selection in Punjab Police as a constable. I have served duties in many police stations and police force. I have performed duty in Kachar area, and currently I am serving my duty in CCD. ओके, अयाज, व्हाट इज सीसीडी एंड व्हाई इट हैज बीन क्रिएटेड? सीसीडी क्या है और ये क्यों बनाया गया है? सर, सीसीडी का मतलब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है। बेसिकली ये सर हीनियस क्राइम को काउंटर करने के लिए बनाया गया है, जैसे मर्डर, डकैती, अगवाकारी, इस तरह के जो क्राइम्स हैं उनको काउंटर करने के लिए बनाया गया है। ठीक हो गया। एजुकेशन आपने क्या बताई अयाज? मेरी सर ग्रेजुएशन है, किस? बैचलर इन आर्ट्स। बैचलर इन आर्ट्स।
जी आप कुछ सवाल करना है आपने? पहले इंग्लिश में बात ना करें, तो लेक्चर पे। हाँ, अयाज आपने इंग्लिश में इंट्रोडक्शन शुरू किया, लेकिन उसके बाद जब मैंने आपसे पहला सेंटेंस पूछा तो आपने उसके बाद जवाब नहीं दिया। तो ये थोड़ा सा इशू है। ठीक है, जब आप या तो आप इंग्लिश में कॉन्टिन्यूसली बात कर सकें तो फिर कॉन्टिन्यूसली बात करें। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते तो मोर बेटर थिंग इज कि आप बायलिंगुअल रहें। बायलिंगुअल रहना पता क्या होता है, आप थोड़ी सी इंग्लिश भी के अल्फाज भी इस्तेमाल करें और उर्दू भी बोलें साथ। ठीक है, हाँ ठीक है। जिस तरह मतलब मैं आपसे बात कर रहा था, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश एज वेल, और उसके अंदर मैं कोई अल्फाज इंग्लिश के भी उर्दू के भी इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, तो इस तरह आप किया करें। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि बस आपने कॉन्फिडेंट रहना है। और एजुकेशन के बारे में आपने बताया बीए, इंग्लिश में कितने नंबर हैं आपके? जी सर, मेरे सर 48। 48 है, ठीक है। पार्ट वन में पहले 48 थे सर, और 61। अच्छा, कितनी किताबें होती हैं बीए की इंग्लिश में? 2 होती हैं सर। 2 होती हैं? कौन कौन सी होती हैं, क्या नाम है उन किताबों का? सॉरी सर, नाम ध्यान नहीं। 2 नहीं होती, 3 होती हैं, 3 होती हैं। सिलेक्शन, एंथोलॉजी और पोएट्री। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न प्रोज, एंथोलॉजी और पोएट्री, 3 किताबें। ठीक है, मैंने बीए जी किया, सर। बीए के कुछ लोगों पर आया हुआ। अच्छा, वाकई आपने बीए किया है या मतलब मैं भी फेंक दी है? वो वाला बीए तो नहीं किया, पास पेपर लेके जो करते होते हैं 5 साल आखिरी दिन? जी सर। ये उधर है बताना। अच्छा, ये उधर नहीं बताना, ठीक हो गया। मतलब पास पेपर से पढ़ के आपने बीए पास किया है, मैं मुकम्मल साल आपने नहीं पढ़ा? जी ऐसे ही सर। अच्छा, सीसीडी के बारे में बताएंगे, जो सीसीडी इनकाउंटर्स वगैरह कर रही है, ये क्या ठीक है इनकाउंटर करना? सर जो सीसीडी काम कर रही है अकॉर्डिंग टू लॉ कर रही है सर। इनकाउंटर करना कानून में भी गलत है सर। लेकिन सीसीडी तो कर रही है। सर सीसीडी काम कर रही है अकॉर्डिंग टू लॉ कर रही है सर। मतलब सीसीडी जो कर रही है अकॉर्डिंग टू लॉ कर रही है, तो अभी आप कह रहे हो इनकाउंटर अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, लेकिन सीसीसी फिर अकॉर्डिंग टू लॉ कैसे कर रही है जब? अभी आपने खुद ही कहा ना दैट इनकाउंटर इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, बट सीसीडी इज डूइंग इनकाउंटर, सो हाउ कैन यू से दैट जी in whole Pakistan the constitution is not providing the right to encounter, but to CCD it has another manifestation? कैसे, क्यों ये? सर, जिस तरह कोई होता है इसका मुकाबला सामने से अगर आप पे कोई फायर करता है या कोई चीज रॉबरी करके बंदा जा रहा है। हम्म यार सीसीडी में सारे ही अपने ही साथियों की फायरिंग से कैसे अलग हो जाते हैं? जितनी भी एफआईआर हैं, जितनी भी आप पढ़ रहे हैं, अपने ही साथियों की फायरिंग से अलग, अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी, ये क्या वजह है? पहले वर्ष का भी जवाब नहीं दे पाऊंगा। मतलब ये है कि सर आपका इसका एक बेसिकली बेहतर जवाब ये था, जो पहला आपसे सवाल पूछा गया, उसका बेहतर एक जवाब ये था कि कोई सीसीडी कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अमल नहीं कर रही। इनकाउंटर बेसिकली जब हम हीनियस क्राइम्स के साथ डील कर रहे हैं, तो जब हम किसी को अरेस्ट करने जाते हैं या किसी को पकड़ने जाते हैं, तो चूंकि वो ऑलरेडी हीनियस क्रिमिनल्स होते हैं, जैसे जुनेद साहब ने कल बताया था, तो सामने से हमें बहुत मतलब क्रिटिकल किस्म की, जो टफ किस्म की जो रिटेलिएशन है वो देखने को मिलती है। तो सामने से समटाइम फायरिंग फायरिंग हो जाती है, तो सेल्फ डिफेंस के लिए हमें भी क्रॉस फायर करना पड़ता है। तो उस तनाजुर के अंदर वो चूंकि क्रिमिनल्स जो होते हैं वो इतने स्किल्ड नहीं होते जितने कि पंजाब पुलिस खुद स्किल्ड है, तो समटाइम्स उनके अपने साथियों की फायरिंग से वो मारे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके वो हो जाता है, जो कि अनफॉर्चुनेट है बहुत ज्यादा, जबकि इनकाउंटर कहीं भी डिफेंडेबल नहीं है और नहीं होना चाहिए। तो
लेकिन ये है कि जब क्रॉस फायर होता है सामने से, हमें हमने अपने आप को भी बचाना होता है, तो हमें नहीं ये मालूम कि मतलब वो उनको कैसे, मतलब वो लग जाती हैं वो चीज़ें और क्या हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो सकती है, ठीक है। बाकी जुनेद साहब ने आपको कल बताया था मजीद साथियों वाली फायरिंग वाली बात जो है वो भी इस हवाले से भी बताना चाहिए आपसे। साथियों वाली फायरिंग ये रिसेंटली रात एफआईआर हुई है, वो मैं पढ़ रहा था। वो कहते हैं जी अंधेरा था, ये आपने नोट कर लेना है ये चीजें। अंधेरा होता है जब हम रात को रेड करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रहे हैं, क्लियर है। अच्छा, रात के टाइम जब हम रेड करते हैं या नाका लगाया होता है या हमें कोई इतला मिलती है कि फलां जगह से कोई डकैत आ रहे हैं, हम उसकी सरकोपी के लिए हम किसी जगह नाका वगैरह लगाते हैं। तो जब वो सामने आते हैं तो आते ही पुलिस पार्टी को, जब वो पुलिस को देखते हैं, हर बंदे ने अपनी जान तो बचानी है, उनको पता है कि ये पकड़ लेंगे हम पे, जो हमने जुराइम किए हैं, जो डकैती की हैं, उनमें हमें चालान करेंगे, हमें जेल रहना पड़ेगा, चाहे 2 साल, चाहे साल, चाहे 6 साल, 10 साल, ज्यादा भी लग सकता है। वो बचने के लिए वो फायरिंग शुरू कर देते हैं। जब वो फायरिंग शुरू कर देते हैं और साथ ही वो फायरिंग करते हुए वापस खिसकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो घबरा जाते हैं। बाइक या किसी चीज पे भी होते हैं, वो उसको संभाल नहीं सकते। ठीक है ना, जब एक बंदा घबराया हो, वो अपना बचाव करता है, चाहे उसे बाइक छोड़नी पड़ जाए, किसी और जगह भागना पड़ जाए। ठीक है, फिर वो फायर तो वो करते रहते हैं। जब वो गिरते हैं, वो ऐसे तो नहीं है कि जिस तरह हम एक लाइन बनाकर फायर करते हैं। हम तो वेल ट्रेंड है, हम बेल्ट फोर्स हैं। ठीक है, हमने अपना बचाव भी करना है, हमारे पास पूरा जो सामान भी होता है, हेलमेट, जैकेट, हर चीज होती है। ठीक है, उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं होती। वो जब पीछे भागते हैं तो वो बिखर जाते हैं, इकट्ठे नहीं भागते। मुल्जमान के हम पकड़े जाएंगे, वो बिखर जाते हैं। वो बिखरते हुए वो फायरिंग करते हैं। वो फायरिंग वो अंधाधुनी करते हैं ना, कि वो इतना एक्सपर्ट है कि वो निशाना लगा के, वो इसी अंधाधुन फायरिंग में उन्हीं के जो अपने जवान होते हैं उनके साथ एक दूसरे को फायर लग जाता है। हम जो है ना, सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए हवाई फायरिंग करते हैं, ना कि किसी को मारने के लिए। ठीक है, ना ही हम कोई आयन ना कानून हमें इजाजत देता है किसी को मारने की, इनकाउंटर करने की। ना हाफ फ्राई ना फुल फ्राई। अगर हाफ फ्राई और फुल फ्राई से मुतालिक बोल रहे हैं तो उन्होंने कहा जनाब मुझे इस बारे में हाफ फ्राई और मैंने तो सुना ही पहली दफा, अंडा तो नहीं हाफ फ्राई तो फुल फ्राई होता। ठीक है, फिर वो आपसे क्वेश्चन, यार तू सीसीटीवी में पुलिस मुकाबले नहीं करता सर? हाँ, वो पुलिस मुकाबले नहीं होते, हम तो वैसे किसी को पकड़ने जाते हैं तो आगे से रिटेलिएशन हो जाती है, तो उस वजह से ये हो जाता है। क्लियर है ये? बेहतर हो गया, क्लियर है। बस अब बात करते हुए ना, मतलब रुका मत करें, ठीक है। बात जो आपके जहन में आ रही है वो करें, बोलें उधर, ऐसे खामोश ना हो जाएं। बात अगर बात का जवाब नहीं पता, कुछ ना कुछ बोलें। अगर वहाँ खामोश होकर बैठ जाएंगे तो वो चीज़ नहीं है बेहतर। तो बात सर इस वजह से बाकी कोई नहीं है, इशू बस थी सर। कॉन्फिडेंट रहें, कोई इशू नहीं है। चीज़ों को पढ़ें, मजीद चीज़ों को देखें। अच्छा जी, इसके बाद कौन आना चाहता है जी इंटरव्यू के लिए? मुर्तजा, मुझे तो सवाल है। आपका और कोई सवाल है? जुनेद साहब से कोई सवाल है? क्वेश्चन है तो पूछ लें, मैं जवाब दे देता हूँ। यार आवाज आ रही है मेरी? कोई क्वेश्चन आपका है तो पूछें। नहीं, अच्छा जी। कौन आना चाहता है जी? हैंड रेज करें अपना। मुजाजिर खालिद ने हैंड रेज किया हुआ है, हैदर ने किया हुआ है, अ, आतिफ दाऊद, मुर्तजा। मुर्तजा को कर लें, ये कह रहा था मेरा 17 को इंटरव्यू है। मुर्तजा आपका 17 को इंटरव्यू है? हैदर ने सर मैंने पहले नहीं दिया। चलें। यार वो पूछ रहा है सर जी, कुछ वो बच्चा पूछ रहा है कि सिमनी दिल्ली इतना जरूरी होती है? कैसे जिमनी? जी हैदर आ जाएं आप।
आपको जिंदगी मैंने डेली नहीं लिखी कर। जाती है, डेली बिना पर लिखी जाती है, डेली ना भी लिखी जाए, मिसाल के तौर पर जिस तरह आदम पता नाम लूम वाले होते हैं, मोटरसाइकिल चोरी हुई है, तो आप एक दिन छोड़ के, वैसे तो कानून तो यही कहता है कि आप डेली लिखें दिन में, एक दिन छोड़ के भी लिख सकते हैं कि जिस तरह वो ये नाम लूम वाली एफआईआर होती है। बाकी उसमें लिखने का कोई नहीं है, 2 लाइन तो लिखनी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुखबर मामूर किए गए हैं, तलाश व पता जो की गई है। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है हमारे साथ? हैदर है हमारे साथ। जी हैदर, क्या जी हाल सर। है? खैरियत से हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया अल्लाह। हैदर, ऐसे ही आप अपने कफ को फोल्ड करके बैठेंगे वहां पे, जिस तरह भी बैठे हुए हैं? सर घर बैठे थे। क्या नहीं बात। कोई नहीं सर, नहीं नहीं, बैठे गर्मी है ना इसलिए। बैठे इजी होके बैठे, क्या आपको टेंशन है? आप मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं, थोड़ा सोचें भैया, आप इंटरव्यू दे रहे हैं। ये तो ऐसे लग रहा है कि हम जैसे दोनों ठीक है। डेवो के टर्मिनल पे बैठे हुए और डेवो का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा चले, ठीक है जी। हैदर, बताएं ठीक। अपने बारे में कुछ। जी सर। सर मेरा नाम हैदर अली है। हम्म। वालिद का नाम मोहम्मद जफर है, जो कि एक किसान है। और सर मैंने अपनी तालीम एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फैसलाबाद से किया हुआ है। हम्म। तो 2021 में पंजाब पुलिस ज्वाइन की। उसके अलावा अभी जो मेरी लास्ट पोस्टिंग है वो CR मुल्तान में है। सीआरओ मुल्तान। जी सर। थैंक यू। अच्छा, फिर तो आप इधर ही आ जाते हैं, हमारे पास एकेडमी आ जाते हैं अगर मुल्तान थे आप। सर कल आने की कोशिश की थी, मुझे पता नहीं था कि आप किस लोकेशन पे बैठते हैं। अच्छा चलें, ठीक हो सीआरओ ठीक। मुल्तान। सही हो गया। पंजाब पुलिस को 2021 में ज्वाइन किया आपने? जी सर। अच्छा, बतौर? कांस्टेबल। अच्छा, 2021 में ज्वाइन किया। आपकी अभी करंट एज कितनी है? सर करंट एज ID कार्ड पे जो है वो है 24। क्या बात है यार, छा गए हो अब तो माशाल्लाह, बड़े यंग, अपना बड़ा फिट रखा हुआ है खुद को। ये आईडी कार्ड वाले जो आपने अभी आपने बताना नेक्स्ट मिलती लेवल। है ही इतनी, यानी आपकी आईडी कैसे? कार्ड फेक है। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर बीइंग सो यंग? इतने जवान कैसे हैं आप? मैं 27 28 साल का हूँ, आप तो अभी 24 साल के हैं। आप जी कमाल कर दिया आपने, कम्प्लेक्स दे दिया हमें। सर ये विरासती तौर पे ऐसे ही है हम। मतलब सारे यंग होते हैं आप फैमिली में? कमाल है यार। अच्छा चलिए, अब दूसरी बात, अच्छा आपने बताया आपके फादर एक किसान है। जी सर। फार्मर्स के हवाले हवाले से कोई मूवमेंट चली है पिछले 5 सालों के अंदर? फार्मर राइट्स सर। के जी सर। फार्मर राइट्स के हवाले से कोई मूवमेंट चली है पिछले 5 साल के अंदर? जी सर, पिछले तकरीबन 1 साल में एहतजाज वगैरह होते रह गए हैं हुकूमत की पुलिस के खिलाफ। हम्म। तो इसका कोई खातर खा फायदा नहीं हुआ। हम्म। करंट इसके इश्यूज क्या हैं अलावा मुझे नहीं किसान पता के? कि किसान के पाकिस्तान के अंदर करंट इश्यूज क्या हैं? कोई 2 से 4 बताएं। सर, 2 से 4 वैसे तो बहुत सारे इनके मसले मसाइल हैं। हम्म। चंद एक आपको मैं बता देता हूँ। हम्म। एक तो है इनके जो खाद वगैरह, पेस्टिसाइड, ये वो इनका जो पीछे से वो सामान है वो बहुत ज्यादा महंगा है। हम्म। आगे से जो इनका नहरी निज़ाम है। हम्म। दूसरा, नहरी निज़ाम, इनका पानी ना आना नहरों में, हम्म। पानी की किल्लत हो गई। हम्म। तो तीसरा ये है कि भाई जो इनकी फसल के रेट होने चाहिए वो इनको नहीं मिल रहे। ठीक है, जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, मुल्तान में किसानों के हवाले से कितने ग्रुप बने हुए हैं या तंजीमें बनी हुई हैं जो कि किसानों को जो है उनकी नुमाइंदगी करते हैं, हुकूमत के सामने एहतजाज करते हैं, जो ऑन द सर रिकॉर्ड पुलिस के आई पास है, आई डोंट नो। जो ऑन द रिकॉर्ड पुलिस के पास है, कितने ग्रुप हैं उनके और कौन कौन से हैं वो? सर नहीं है मुझे। अच्छा, 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, 2 ग्रुप्स हैं। अब मुझे अभी उनके नाम निकल गया जहन से, तो जिनको 2 अलग जी अलग सर। जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जाते हैं वहाँ लाहौर वगैरह एहतजाज करने के लिए। ठीक है कुछ
ठीक, ठीक हो गया। अच्छा, सीएस में आपकी डिग्री है? जी सर। सीएस और आईटी में क्या फर्क होता है? लोग बीएस आईटी भी करते हैं, बीएस सीएस भी करते हैं, दोनों में फर्क क्या है? सर इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। कंप्यूटर साइंस जो डिग्री है सीएस, इसमें ज्यादातर प्रोग्रामिंग के हवाले से सिखाया जाता है, कोडिंग सिखाई जाती है। आईटी में सिर्फ एप्लीकेशन और इसकी थोड़ी बेसिक प्रोग्रामिंग कोडिंग ये सिखाया जाता है। इसके अलावा और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, लो लेवल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या फर्क होता है? सर लो लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर के नज़दीक होती है वो कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट नहीं समझ सकते। जो बाइनरी लैंग्वेज में होती है, बाइनरी मतलब 0 1 की फॉर्म में। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है हमारे इंसान के समझ जल्दी आ जाती है। वो वर्ड्स में इस्तेमाल होती है या सिंबल्स में होती है। बस कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ नहीं आती। इसके कंप्यूटर को डायरेक्ट कोड करने के लिए, कंपाइल करने के लिए कंपाइलर इस्तेमाल होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या जानते हैं? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सर इंसान की एक पैदा की गई टेक्नोलॉजी है जो ऑटोमेटिक काम करती है। किसी भी हवाले से उसे ट्रेन किया जा सकता है। किसी भी मतलब कोई भी टास्क हो उसे कंप्लीट करने के लिए उसे वो तो खास मेरे ख्याल से प्रोग्रामिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा कोई भी कंप्यूटर कोई भी टास्क वो परफॉर्म कर ही लेता है कहीं ना कहीं। तो ये जो सारी जी चीजें सर। कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बारे में बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या ऐसा नया है जो पहले कंप्यूटर के अंदर नहीं था? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसे एक किस्म की थोड़ी बहुत सोच दी जाती है। वो उसे वक्त सोच के दी हिसाब से अपना उसे सोच दी जाती है? जी प्रोग्रामिंग के हवाले से उसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसे कोडिंग तो सोच कोड नहीं दी कोड जाती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की अपनी सोचने की एबिलिटी को कहते हैं। कि आप जो डाटा सर उसे कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ ना तो अब आपने सुनना है, आपने मुझे इंटरप्ट नहीं करना बीच में, अगर मैं इंटरव्यूअर हूँ। ठीक है? जी जी सर। ये बात भी आपने नहीं करी। आपकी जो डाटा की इनपुट है कंप्यूटर के अंदर, उस इनपुट को रिसीव करके प्रॉक्सिमिटीज को देखते हुए, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज को ऑब्जर्व करते हुए, वो कुछ ना कुछ कंक्लूजन, कुछ ना कुछ डाटा को ऑब्जर्व करके कुछ ना कुछ लर्न कर रहा है, सीख रहा है। ठीक है? और कंप्यूटर की इसी जी सीखने की एबिलिटी को और आपके दिए गए डाटा से जो उसने इंटेलिजेंस गैदर की, उसको वो किसी और सिनेरियो के अंदर जो इंटरप्रेट करके वो कह लो अप्लाई कर रहा है और उसको वहां पे एग्जीक्यूट कर रहा है, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। द एबिलिटी टू थिंक फॉर अ कंप्यूटर। ठीक है? कि जी आप सर। कि अगर 4 सिनेरियोज के अंदर ये हुआ है तो 5वें सिनेरियो में क्या होगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से कोई दो, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काफी चीजें आती हैं। ऑटोमेशन आती है कि आप फॉर एग्जांपल आप एक टास्क है वो ऑटोमेट कर देगा। ठीक है? ऑटोमेशन आती है, जी सर। उसके अलावा इसके अंदर न्यूरल लिंक्स हैं, उसके अलावा उसकी अपनी कह लो कंटेंट क्रिएशन है। ठीक है? और काफी सारी इसकी आगे चीजें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप पढ़ें, चूंकि आप सीएस से मुतलिक हैं, कंप्यूटर साइंसेज से मुतलिक हैं, तो आर्टिफिशियल जी इंटेलिजेंस सर। के बारे में आप रीड करके जाएं, जरूर करके जाएं। अच्छा, सीआरओ ब्रांच ठीक क्या है काम करती है? सर। सीआरओ का काम होता है एविडेंस वगैरह कलेक्ट करना, क्रिमिनल का रिकॉर्ड। सॉरी सर, एविडेंस नहीं, जो हेलो। जी जी, मैं सुन रहा हूँ, आप सीआरओ ब्रांच में काम करते रहे, यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट जी जी सर। इट। सर सीआरओ ब्रांच। सीआरओ का काम होता है किसी हाँ जी, सीआरओ ब्रांच का जी सर। आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, और सर सीआरओ का काम है क्राइम सीन पे जाके एविडेंस वगैरह कलेक्ट करना, जैसे फिंगरप्रिंट हो गए। इसके अलावा क्रिमिनल का रिकॉर्ड रखना, इनका ये बेसिक काम अच्छा, ठीक हो गया। है। जी सर। क्या कोई थाने का रजिस्टर बता सकते हैं जो सीआरओ ब्रांच में होता है? अ,
नो सर, बस रोज नाम चौथा है ऑफिस में, इसके अलावा तो और कोई नहीं। नहीं, ये जो फिंगरप्रिंट वाला है सर स्लिप, सर स्लिप कौन सा रजिस्टर है थाने का? आई डोंट नो सर। और सीआरओ ब्रांच में आपको पता ही नहीं है? आप फिंगरप्रिंट लेते हैं, सर तस्वीरें मैं वगैरह लेते हैं। एज ए CRMS ऑपरेटर काम कर रहा हूँ कंप्यूटर पर। थाने का रजिस्टर नंबर 8 हिस्सा अव्वल, रजिस्टर नंबर 8 जी सर। हिस्सा अव्वल, ये सीआरओ के पास होते हैं सर स्लिप। पहले ये थाने के अंदर ही होता था, और थाने के अंदर पहले होते थे प्रोफिशेंट, जो उधर ही वो फिंगरप्रिंट लेकर और खुद वो लेकर सीआरओ ब्रांच देते थे, सीआरओ ब्रांच वाले से फिंगरप्रिंट ब्यूरो भेज देते थे। लेकिन अब हर बंदे, जो भी क्रिमिनल पकड़ा जाता है जिसके अगेंस्ट एफआईआर है, उसकी सीआरओ होती है। सीआरओ के क्या क्या क्यों होती है सीआरओ? उसके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, उसकी तस्वीरें रखी जाती हैं। फिंगरप्रिंट इसलिए रखे जाते हैं कि ताकि वो लेकर भेज दिए जाते हैं फिंगरप्रिंट ब्यूरो, ये भी पता चल सके कि आया कि ये पहले क्रिमिनल किसी क्राइम में मुलव्वस है या नहीं। और दूसरा इसका मकसद ये है कि उसके फिंगरप्रिंट महफूज हो जाए, कि नेक्स्ट अगर वो रिहा होकर आता है, नेक्स्ट किसी जगह पर वारदात करता है और फिंगरप्रिंट अपने छोड़ जाता है, तो जैसे ही वो फिंगरप्रिंट लेकर दोबारा भेजे जाएंगे, वो उसी टाइम बता देंगे कि ये वारदात करने वाला फलां बंदा है। क्लियर है? जी बिल्कुल। जी सर। ठीक हो गया इधर। अच्छा आप इंटरव्यू दिया आपने। मजीद यही है कि जो अपने से मुतलिक चीज़ें हैं, जिस तरह आप सीएस, आपकी डिग्री है तो बेसिक चीज़ें आपको सीएस से मुतलिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतलिक, आर्टिफिशियल सीएस और आईटी से मुतलिक पता होनी चाहिए। सीआरओ ब्रांच में आपने काम किया तो सीआरओ का नॉलेज आपको होना चाहिए। मुकम्मल। ठीक है। अब आपके फादर, आपने कहा मेरे फादर एक किसान है, तो किसान क्या टर्म होती है, ठीक है, किसान के क्या इश्यूज हैं, कि आपकी बातों से ही बातें निकलनी है। तो ये आप इंट्रोडक्शन आपने दिया है ना, अब ये इंट्रोडक्शन आपने आगे देना, तो जी इस सर। से बातें होंगी, आपकी डिग्री से बातें होंगी, आपसी आपके जॉब से बातें होंगी, यहाँ से बातें शुरू होंगी। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने तैयार करनी है। राइट नाउ जो आपका लेवल था वो चीज़ों का इस कदर, आप यू आर नॉट दैट मच इन्फॉर्म्ड अबाउट थिंग्स। बाकी ये है कि अल्लाह खैर रखे। अभी है टाइम आपके पास, तैयारी करें। बाकी नेक्स्ट चीज के बाद कौन आना चाहता है? मुजाजिब, खालिद, मी, मुर्तजा, मुजाजिब। यार नाराज भी मत होना, हम सबको एक साथ नहीं ले सकते। ऊपर मुजाजिब, खालिद और मुर्तजा। ठीक है, आप दोनों बार बार यही कह रहे हो। बंदा है साकी यार, आप आपका एक नाम बड़ा शायराना है। बाकी मेरे ख्याल से आप कल भी आपसे हमारी डिस्कशन हुई। 17 को है हैदर अली आपका। ठीक है इंशाल्लाह। ये अब लास्ट इंटरव्यू होगा, इसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। कल मजीद इंटरव्यूज करेंगे। तो किसका करें फिर इंटरव्यू? मुर्तजा से कंडक्ट कर लेते हैं, क्या ख्याल है? या मुजाजिब से कंडक्ट कर लें? हसन हाजिरा बोल रहे यार, यार अब ये बात बच्चों जैसा आप कर रहे हो। ठीक है, चले मैं मुजाजिब को फिर कर रहा हूँ अनम्यूट। ठीक है, आ जाए मुजाजिब, आप आ जाए सामने। आपको अनम्यूट कर दिया। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो मुजाजिब? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। मैं बहुत बताऊँ जी। मुजाजिब, start with your introduction. Tell us something about yourself. सर, माय नेम इज मुकाजी मुजाजिब खालिद, सन ऑफ खालिद महमूद कल्लू। माय होम टाउन इज फ्रॉम सियालकोट। आई ग्रेजुएटेड in 2015 from Sargodha University as a private candidate. Okay. As a private candidate. My family background is also from Punjab Police. Three, my maternal uncle served in Punjab Police, to whom ASI Muhammad Aslam Kallu was martyred in Punjab Police in 2004. This was a huge loss for my family, but at the same time, it encouraged me to join this department and serve the nation
as my family served. In 2018, I joined police department as a constable. It's honor for me. I have a Ghazi medal and Ghazi title. My achievements are I have 2 CC1 awards, 1 CC2 and 3 CC3 certificates. My favorite personality is Abdul Stariti. I spend my leisure time with my family and friends. That's it from my side. Okay, Guru Mujazib, you are looking so confident. What is the meaning of your name, Mujazib? सर मजाजिब जो है ना, ये मजजूब से निकला। मजजूब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी है जज़ब होने के, समा जाने के। तो इसका सर ये जो अल्लाह की ज़ात के साथ इंतहा की मोहब्बत करने वाला शख्स, मजजूब की जमा मजाजिब। Okay. What was the name of your father? What was the name of your father? My father's name is Khalid Mahmood Kallu. Okay, but you mentioned word Qazi. Ghazi, sir. Ghazi. Okay, Ghazi. Okay. You have told us that you have received CC1, CC2, and CC3. What is the difference Yes. between all of these awards? Sir, CC1 is a commendation certificate which we got from IG Sahab. CC2, RPO Sahabs have the capacity to give this commendation certificate, and CC3 from DPO Sahab. What is your education, Mujazib? Sir, I am bachelor in political science and journalism. Political science and journalism. Can you tell us something about political science? What is political science? So political science is basically the study of state and about the people and the connection and the relationship between the people and the state. Okay. Is there any politician in Pakistan who is a political scientist? No, sir. I think they are not fully mature because they are way. No. I'm not asking about this. I'm telling you, is there any politician who has studied political science? Because the person who has studied political science must be called a political scientist. Is there any politician in Pakistan who is a political scientist? No, sir. Mainstream political leaders are not touch with political science. Let me correct you, Mujazib. The most populist leader of your country, your previous PM Imran Khan, is a political scientist. He has studied political science along with, I believe, in Oxford University or in some other university. I don't know the name of the university exactly. Okay, in political science, there is a concept of sovereignty. What do you know about sovereignty? So sovereignty means that the one who has the extreme power in the state or in the region. And in our culture or in our nation, sovereignty belongs to Allah Almighty. And in Western sovereignty, Mujazib, let me clarify again. I have asked you about the concept of sovereignty. What is sovereignty? And that was all. That is all I need. I'm not asking that in Pakistan sovereignty belongs to whom. I'm asking about the concept of political science, which is sovereignty. What is sovereignty? sorry, sir, I don't have knowledge. Sovereignty means when you have the right to exercise the absolute power in your state without any foreign or other intervention, any state or non-state actor intervention. When you are fully autonomous, when you are fully authorized to do whatever you want to do in your state, whatever the laws you want to impose, whatever the foreign policy you want to introduce, whatever the ordinances or economical measures you have anticipated for your nation, that is called sovereignty. Okay. In political science, have you studied philosophers? Sir, as a private candidate, I just passed my graduation. So you are not a survey reader of political science. Okay. Currently, where are you, sir? Sir, currently in 2023, I was shot 4 bullets on my line of duty.
So then right now I am in the That is police line. that is so commendable that you are a Ghazi and you have faced such kind of circumstances for your nation and for your state. But this was not my question. I asked that currently where are you serving? Sir, that's what I said. You currently I am serving in a police line. Okay, currently you are serving in police line. It's just like a medical leave. Okay, okay. So how will you carry on your general duties as a sub inspector? Because you're, according to you are not fit for this job. No, sir, I am fit. In the last 2 or 3 months, I passed my promotion list. I am admit in B1 promotion list, and now I give my application for transfer in the same police station where I was bullet with fires. Okay. You're fired with bullets. Yes. Okay. जुनेद साहब आप कुछ पूछना चाहते हैं? मुजाहिब, यू वर सो कॉन्फिडेंट। अच्छा लगा मुझे कि आपको जैसी भी इंग्लिश आती है अच्छी आती है माशाल्लाह। आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया। दैट वाज वेरी गुड ऑफ यू। ठीक है। बाकी आपके लिए मेरा मशवरा ये है कि अब हम थोड़े से आप बाइलिंगुअल रहिएगा। ज़बरदस्ती इंग्लिश बोलने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो इंटरव्यू के अंदर आप जो थोड़ा प्रेशर होगा वो एज कम्पेयर टू यहाँ से ज़्यादा होगा। ठीक है। तो बाकी अच्छा है आपका ओवरऑल इंटरव्यू, और मज़ीद चीज़ों को तैयार कर लें अपनी डिग्री के हवाले से, पॉलिटिकल साइंस के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से चीज़ों को देख लें। ठीक है। तो बस अल्लाह जी सर। ताला आपका हामी नासिर हो इंशाल्लाह। मज़ीद अगर आप दोबारा भी इंटरव्यू देना चाहेंगे तो दोबारा भी इंशाल्लाह वो कंडक्ट कर लेंगे। जी जी सर, मैंने आपने इंट्रोडक्शन जो है ना वो इंग्लिश में पूछा था, इसलिए मैंने ना इंग्लिश में आपको वो अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद मैं आपने अच्छा इंटरव्यू दिया, आपने अच्छा इंटरव्यू दिया। इससे मैटर नहीं करता कि आपको इंग्लिश कैसी बोलनी आती है, अच्छी बोलनी आती है, बोली। आपने पैनिक नहीं किया, आपने सिचुएशन को कोप किया। दैट वाज गुड, दैट वाज गुड। थैंक यू सर। ठीक है। बाकी अल्लाह खैर करेगा, आप इंटरव्यू दें अच्छा होगा इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट कोई इंटरव्यू देना चाहता है? यार ये बंदा है साकी, आप कल थे ना हमारे साथ यार। हुक्म करें सर, सर ना कहें, हुक्म करें, बात क्या है? जी जी क्वेश्चन कर लें। अब कोई क्वेश्चन आप जी 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 एहसान साहब पूछिए क्वेश्चन। आज यार बस वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। कल कल मजीद करेंगे इंटरव्यूज। पूरे हफ्ते आपके इंटरव्यूज ही चल रहे हैं, अल्लाह खैर रखे। जी मुझसे कोई सवाल करना चाहता है? एहसान साहब आप करना चाहते हैं? एहसान जी ऊपर कर दो, मैं सवाल करो। अनम्यूट कर दो, क्वेश्चन उसका भी करके लग गया। नहीं तो क्वेश्चन एक दूसरे को नॉलेज बनता है ना। जी आपको म्यूट कर रहे हैं एहसान, पूछें जी क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं एहसान? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सर। मेरा ना सर एक क्वेश्चन है, आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना था। जी मेरी ना एजुकेशन है एमफिल इस्लामिक स्टडीज। ओके। तो क्वेश्चन होता है कि आप एमफिल हो के अभी तक आप C1 के कांस्टेबल हैं, तो आपने यहाँ तो फिर कहीं कोशिश नहीं की, तो फिर आप इसका मतलब लेजी हैं। अगर आप इसमें एक आपको हम रख देते हैं, फिर इसका मतलब आप किसी का जो है वो हक सलब करते हैं। अगर आपको कल को लेक्चरशिप हो जाएगी या आपको आप उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर तो आप ये जॉब छोड़ के चले जाएंगे। तो इसका क्या सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? अच्छा मेरी बात सुनिए, आपने एम फिल कांस्टेबल आपकी जॉब है जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, उसके साथ जी सबसे सर। अच्छी बात यह है कि आपने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखा है और आप एक एम फिल हैं। ठीक है। जी जी बतौर एम फिल होना आपका एक डिपार्टमेंट के लिए और इस सोसाइटी के लिए एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है कि आप पढ़े लिखे हैं, यू आर मास्टर्स इन फिलोसफी। ठीक है, पहली बात ये। तो बाकी दूसरी बात यह है कि आप एमफिल है तो आप स्ट्राइव कर रहे हैं बेहतर चीज़ों के लिए, और सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि आप अपने एमफिल और अपनी एजुकेशन की जस्टिफिकेशन के लिए सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि आज आप जिस जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो भी आपकी सोशल मोबिलिटी को और आपकी ओवरऑल जो करंट सिचुएशन है उसको बेहतर करने के लिए है। तो एक इंसान के बस में कोशिश करना होता है। ठीक है। तो अगर वो एजुकेशन का सवाल था तो वहां पर भी आपने एमफिल किया, और जहां तक जॉब का सवाल है तो वहां पर भी आप सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं। और इंशाल्लाह अगर आप सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप यहाँ पर भी बेहतरीन सर्व करेंगे, और जिंदगी में अगर आपको इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई मिलती है, ठीक है, चाहे वो लेक्चरशिप की होती है या कहीं पर भी वो बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है, तो ऐसा नहीं है कि आप सब इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ेंगे नहीं। आप चीज़ों का एनालिसिस करेंगे उस सिचुएशन के मुताबिक, और जो बेहतर होगा आपके लिए वो फैसला तब लेंगे।
लेकिन करंटली आपके लिए सब इंस्पेक्टर की जॉब बेहतर है, तो इस वजह से आप उसके लिए स्ट्राइव कर रहे हैं। सर एएसआई के लिए है, मैंने अप्लाई किया सब इंस्पेक्टर के लिए। वो जो भी है करंटली आपके लिए ये जी सर। बेहतर है, तो हर इंसान बेहतरी की तरफ जाना चाहता है और बेहतर वे में सर्व करना चाहता है। तो ये आपका जवाब होना चाहिए, ये कदर जवाब होगा। दूसरी सर इसका इसका साथ थोड़ा सा ये टच कर सकता हूँ कि जैसे पुलिस लॉ कॉलेज जो है, तो वहाँ पे भी जो पुलिस के मुलाजमीन हैं उनको भी एथिक्स के बारे में जो पढ़ाया जाता है, तो अगर मेरा एथिक्स के सब्जेक्ट बारे है में तो। पढ़ाया जा सकता है, और चूंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो इस हवाले से आपसे ये भी सवाल हो सकता है कि आप मसलन इस्लामी आते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर राइजिंग ट्रेंड ऑफ एथिज्म, एथिज्म जी समझते हैं क्या होता है? सर अगर उर्दू में बता दें तो ज्यादा बेहतर होगा। एथिज्म समी साहब उर्दू बोले करो सर, पहले भी उसी बच्चा फसाया सानू तो कोई समझ नहीं आई जनाब। साਡੀ ਤਾਂ एमफिल ਉਰਦੂ ਦਾ इस्लामिक स्टडी है ਉਰਦੂ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ लिटरेचर। ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਤਾਂ। ऐसे उर्दू में ही कर लें बेहतर है। सर मेहरबानी ये मेहरबानी जनाब। सराइकी नहीं आती, बिहाड़ी से तल्लक रखता हूँ तो ठीक है सराइकी नहीं भाई, आती। एथिज्म कहते हैं मतलब जो लादीनियत को कहते हैं, जो बंदा किसी भी दीन को प्रैक्टिस नहीं करता। तो पाकिस्तान के जी जी अंदर एथिज्म का ट्रेंड है बड़ा राइट के ऊपर है। तो जी उसकी क्या वजूहात हैं, ये भी आप इस हवाले से भी आपसे बात हो सकती है। जी जी रेडिकलिज्म क्या होता है, इस्लामिक रेडिकलिज्म क्या है, ठीक है। मतलब जी ये चीज़ क्या है, मतलब कानूनी मतलब तौहीने रिसालत की बातें बनाकर लोगों को मार दिया जाता है, तो इस बारे में आपका क्या स्टांस है? ठीक है, गैरत के नाम पे जी कत्ल के बारे में आपका क्या स्टांस है? औरत को जो जी आज़ादी दी गई है दीन के बारे में, उसके बारे में आपका क्या स्टांस है? तो इस सब चीज़ों के बारे में आपकी मॉडरेट राय होनी चाहिए, बिकॉज यू आर एमफिल इस्लामिया। तो ये जी चीज़ सर। देखनी है, ठीक है। मजीद एहसान के अलावा कोई सवाल अगर करना चाहता है तो। जी वालेकुम सर सर। थैंक यू। आपकी पार्टिसिपेशन पहले भी कम है। अस्सलाम वालेकुम सर। शफकत साहब जो है ना गिला शिकवा कर रहे थे आपका। सर वालेकुम मैं सलाम, मतलब वालेकुम भाईजान मैं सलाम। आता कौन हूँ साहब है डॉक्टर हमारे साहब साथ? रहते हैं। सर मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है, डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर। मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी अरसलान बाबूपुर से जी। अभी सर जी B1 के प्रमोशन इंटरव्यू में हमसे ना बार बार कैंडिडेट से ये सवाल किया गया कि एक जगह डकैती की वारदात हुई है या कत्ल की वारदात हुई है, तो वहां पे ना कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, आप उसको कैसे ट्रेस करेंगे? लड़कों ने जवाब दिया कि जी हम जियो फेंसिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उन्होंने ना मजीद फंसाने की कोशिश की कि वहां पे कोई उनके पास मोबाइल नहीं है, ऐसी कोई मतलब वहां पे ना अवेलेबिलिटी नहीं है सोर्सेज की। तो आप उनको कैसे ट्रेस करेंगे? तो ये भाईजान मैं आपको बता देता हूँ, ये समी साहब इंतहाई पढ़े लिखे आदमी है, इनसे पढ़ी लिखी बातें किया करें। ये ला जो है ना पुलिस का, ये बहुत जुनेद उल्टा सर, काम है। ये मैंने भी जुनेद जुनेद साहब को रेफर करना था। मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं, इतना मैं पढ़ा लिखा होता आपने की वैसे जाती और है। नहीं सर नहीं, आप माशाल्लाह सर हमारे उस्ताद हैं, काबिल एहतराम है, अच्छा नॉलेज सर आपका। ये छोटे भाई ये आप सुन लें, अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं है, उनके पास कोई मोबाइल नहीं, कोई ऐसी सिचुएशन कभी क्रिएट हो जाती है, तो जी पुलिस अफसर जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल उसका क्राइम सीन करेगा। और क्राइम सीन जो है ना ये 75% होता है, किसी भी क्राइम को ट्रेस करने में उसका 75% होता है। और सर उसमें सबसे पहले पुलिस अफसर। मोस्ट ऑफ केसेस में जब ये PFSA टीम आती है, फिंगरप्रिंट्स उठाती है, तो वो नादरा की तरफ से तो उनका 95% या 96% उनका यही आता है कि जी डाटा नॉट फाउंड। वो मुस्तगीज जो होता है जिसके घर अब में चोरी अब हुई आप होती है, सुनते नहीं, मैं उनके फिंगरप्रिंट्स अदनान शो भाई होते हैं। आपने ना बीच में ही इंटरप्ट कर दिया, आपने बात को कंप्लीट नहीं होने दिया है, उसका सवाल जो है ना वो वहीं रह जाएगा। जी जी बताएं सर। देखें ना, जहाँ जब आप क्राइम सीन पे जाते हैं, आप देखें कि वो क्राइम हुआ किस नोयत से है, उसका तरीका वारदात क्या था। कोई भी हम्म पुलिस अफसर जब अपना डिटेक्टिव माइंड इस्तेमाल करता है, डिटेक्टिव माइंड से उसको पता होता है कि हमारे इलाके में किस किस्म की वारदात हो रही हैं, और ये वारदात जो की है इसका जो पहले वारदात हुई है उससे कितना लिंक है, इसका तरीका वारदात क्या है, उससे आप इस वारदात तक पहुंचने के आपके तकरीबन 95% चांसेस हैं। अगर उसके वहां से आपको कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला, कोई कैमरा नहीं मिला, कोई फोन यूज नहीं हुआ, तो ये डिटेक्टिव माइंड ये आप इस्तेमाल करके उसका तरीका वारदात को भांप कर आप मुल्जमान की तरफ पहुंच सकते हैं। इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं। इसका सर ये भी हल हो सकता है कि ये जो पुराने छोटे अपने भाई, एरिया में जो वारदात कर रहे हैं उनको ट्रेस किया जाए। छोटे भाई मेरी बात सुने जी सर। जब वो पकड़े जाएंगे तो यार, वारदात का बात सुनने इंकशाफ दे करेंगे। यार। एक तो लिया के साहब ने आपको बताया है, वो भी बहुत अच्छा बताया लिया के साहब। जी दूसरा सर। ये है कि आप चेक करें
सीआरओ ब्रांच जाएं अपनी। सीआरओ, आप मौके पर गए हैं, आपने सिचुएशन देखी है कि वारदात जिन्होंने की है वो किस तरह के बंदे हैं, किस तरह की वारदात की है, कौन से वेपन इस्तेमाल किया और वारदात करने का कौन सा तरीका इस्तेमाल किया। ये जब आप सीआरओ ब्रांच जाएंगे कि हर जो वारदात करने का तरीका, वो उधर अलग-अलग मुल्जमान उनकी डिटेल मौजूद है। एक तो वो रिकॉर्ड लें उनसे। नंबर दो, ये चेक करें कि आया कि कोई बंदा, कोई मुल्जमान जो रिसेंटली जेल से रिहा होकर आए हैं, जो इस तरह की वारदात करते हैं, जैसे ही जेल से रिहा होता है वो जेल वाले आपके पास काफी भेज देते हैं, ये बंदे फला फला बंदे फला डेट को इतने बजे शाम रिहा हो रहे हैं। ठीक है, आप वो चेक करें, उनकी रिहाइश गाहों को जाकर रेड करें, उनको गिरफ्तार करें, तो पकड़ें। ठीक है, शामिल तफ्तीश करें, तो आपका रिकॉर्ड याफ्ता उनको शामिल तफ्तीश करें। जी समझा? नहीं, बैठे बैठे आप लोग पानी पी। बाकी लियाकत साहब ने बताया वो भी बिल्कुल ठीक बताया। सर बहुत शुक्रिया। अरे भाई आप पूछ रहे थे, बार बार मैसेज कर रहे थे। जुनेद साहब जो है ना वो बिल्कुल कैमरे के सामने नहीं बैठे हुए। आप पूछ रहे थे 496 जो है ये बेल एबल ऑफेंसेस हैं, 497 नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, 169 सीआरपीसी ये है कि जब शहादत नाकाफी हो तो मुल्जिम को रिहा किया जाएगा। तो ये एसएचओ के इख्तियारात हैं, एसएचओ यूज कर सकते हैं इनको ऐसे। ये जो इख्तियारात हैं 496, 497, 169, 100, ये तमाम इख्तियारात ऐसे चुका कीजिए। और तो और क्वेश्चन देखिए दूसरी बात यह है कि कोई भी पुलिस अफसर जो है ना किसी भी शख्स को गिरफ्तार करता है उसको बिना मुचलका लिए, जाती मुचलका, जमानती मुचलका या मजिस्ट्रेट के किए पेश किए बिना छोड़ नहीं सकता। बेलेबल ऑफेंसेस में आप मुचलका लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम। सर 392 और 97 की एक दो एफआईआर देखी हैं, उसके मुतालिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दें। 392 और 97 इकट्ठा ऑफेंस लगा हुआ था, उसके मुतालिक थोड़ा सा। मुझे नहीं लगता 392 और 397 इकट्ठा नहीं लगता भाईजान, किधर से देख लिया आपने? भाईजान मैं बता देता हूँ, बच्चे ने ठीक क्वेश्चन कर लिया, इस तरह लग जाता है। सुने, वो 392 जो है ना एफआईआर आपने सिर्फ रीड की होगी, एफआईआर में वो ऑफेंस 392 लगा होगा, बाद में 397 आजाद हो गया होगा। तो आप गौर से पढ़ेंगे ना तो उसमें एक हजफ हुआ होगा, एक आजाद हुआ होगा। अब सुन, 392 में ना देखें तादाद कम होती है, 4 या 4 से कम होती है, और इसकी भाईजान पनिशमेंट लियाकत गढ़गोड़ साहब मेरी बात सुने। 392 में 397 आजाद नहीं हो सकती। 392 तो बन गई राजधानी। 395 में से आगे 397 आजाद हो सकती है, डकैती से आगे वो तीन सौ भाई, तो आप पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं रंधावा साहब। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब बच्चा कह रहा है कि मैंने 392 की एफआईआर देखी, उसमें 397 भी लगा हुआ है, अब मैं कैसे हो उसका सकता है? माइंड ये दिनेश साहब मैं आप बताएं, ऐसे हो सकता है आजाद और ओ यार, ओ तारिक साहब सुन तो लें, सुन तो लें, तीन सौ सुन तो बानवे खत्म हो जाएगी, 397 आजाद हो जाएगी। मैं आपको सेंड कर देता हूँ तारक रंधावा साहब, मैं आपको सेंड कर देता यार हूँ। ये तारक सदर रंधावा चीचा साहब बतनी की अपना 4 एफआईआर हैं, 4 छोटे एफआईआर भाई हैं सदर बात चीचा बतनी की। छोटे भाई बात ये है तारक रंधावा साहब, जो लिसनिंग क्वालिटी है ना आपकी, अगर वो डेवलप नहीं है तो फिर आप कोई काम भी नहीं कर सकते। आप मेरी बात को सुने तो सही। मैं ये जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 392 लगी है ना, बाद में मुदई ने अपना ततीमा बयान दिया है, उसने आदमियों की तादाद बढ़ा दी है, बीच में कोई इंजरी शो कर दी है, कोई मेडिकल आ गया है, फिर 392 हजफ हो जाएगी और 397 और आजाद हो 397 लग जाएगी। जाएगी। बाकी जी जो ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही उससे आप पूछ ठीक लें कि कह रहे अगर हैं, कोई भी बिल्कुल ऐसे ही आप अगर ठीक उसमें कह रहे हैं। 337 L2 का भी मेडिकल आ गया, F1 का आ गया या A1 का आ गया, बंधन यानी कि नकाब दस्तंदाजी पुलिस है, फिर भी 397 ही आजाद होगी। ये होता है मुदई के ऊपर, उसके बयान के ऊपर। अगर उसने एफआईआर लॉन्च कराई है, बाद में उसने ततीमा बयान दे दिया है कि इस वक्त मैं फलां इशू की वजह से बंदों को बताया हुआ था, मैं बंदों की बयान तादाद नहीं कैसे बता कर। जी सकता, सर, कानून इसी के तरह खिलाफ ही नहीं जा सकता। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में फिर ये सेक्शन आजाद हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप लियाकत भाई। सर एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। सर इसमें यह है कि अक्सर पुलिस जो है ना वो 397 और 395 की एफआईआर खुद नहीं देती, टाल मटोल से काम लेती है। 392 की एफआईआर दे के अपना काम खत्म करती है। फिर उसके बाद जब मुद्दई को पता चलता है, वो डिस्कस करता है किसी वकील से
किसी और से, तो वो कहता है कि आपके आपके तो 5 या 6 बंदे थे, आप तो इसमें इंजर्ड भी हुए हैं, तो ये तो FIR गलत है। तो इस लेकिन सूरत में मुर्तजा फिर वो भाई मेरे, हम इस तरह तो नहीं ना वहां पे जवाब देंगे कि पुलिस देना नहीं चाहती है। काइंडली लियाकत नहीं भाई नहीं का वैसे, जवाब हाँ सुनते हाँ, हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं वैसे सर वो कर कॉन्सेप्ट रहा हूँ कि गलत इस हो रहा है तरह ना, से। फिर सब सुन रहे हैं इस तरह, तो वो किसी के माइंड में अगर ये बात बैठ जाए और कोई क्लियर ना करे तो वो इस तरह का जवाब वहां पे दे देगा। लियाकत भाई, जी जी सर, सर मैं सुन रहा हूँ सर, मैंने इनको ना बिल्कुल आप लॉ के मुताबिक जवाब दिया, लॉ के आपने मुताबिक। आपने हंड्रेड जी लियाकत भाई बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ आपने बिल्कुल ठीक 100% बात करेक्ट की। बताया, और आप इंशाल्लाह सब इंस्पेक्टर हैं। सर ये अस्सलाम आपकी वालेकुम दुआएं हैं सर। सर। आमीन आमीन सब, अल्लाह अल्लाह सब कुछ काम काम करे। वारिस नाम जी बोले। सर नदीम बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कसूर से सर। जी जी। सर इसमें थोड़ी सी करेक्शन करना चाहता हूँ, ये जो 397 भाई ने पूछी है सर, जी जी। सर ये 392 के साथ भी लग सकता है और 395 के साथ भी ये लग सकता है। इसकी जो डेफिनेशन है ना सर, उसमें ही ये लिखा हुआ है। फर्क सिर्फ सिर्फ इतना होता है कि ये 397 इस वजह से लगाई जाती है कि जो मिनिमम सेंटेंस है ना मुलजम को, वो 7 साल हो। ठीक है। और इसमें ये नहीं है कि बंदे 5 या 5 से ज्यादा होंगे तो फिर ही ये 397 लगेगी। ये 392 के साथ भी लग सकती है सर। ठीक है। अगर ये डेफिनेशन सर इसकी पढ़े ना तो उसमें लिखा बिल्कुल हुआ है क्लियर हो राजधानी जाएगा। में डकैती के दौरान अगर कोई जख्मी हो जाए, उसमें दोनों दोनों में लिखा हुआ है, 397 में ये दोनों लिखी हुई है। सर का हाँ परिचय ये है। बात आपकी ठीक है अजीत भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ जो है ना, उसकी डेफिनेशन में लिखा है दौरान सिरका बिल जबर या दौरान डकैती जरर खफीफ पहुंचाना। सर इसमें जो मजीद करेक्शन करना चाहता हूँ कि ये अटेम्प्ट है जरर पहुंचाने की या किसी को हलाक करने की, इसमें जख्मी होना भी जरूरी नहीं है। नहीं, अटेम्प्ट तो नहीं मेजर इसमें देखिए ना जी, मैंने जो आपको सर बात बताई 393 है ना, 337 L2 जो है ना, उसमें L2 जो जब भी रिजल्ट आएगा उसमें ये नहीं होगा कि उसको कोई जरब लगी, आपको एक चपेट मार दी जाए तो वो भी 337 L2 के जुमरे में आती है। अच्छा, और 337 F1 और L2 और A1 जो है नकाबले दस्तंदाजी पुलिस है। अगर कोई बंदा भी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको 337 L2 का रिजल्ट दे देता है, और ये जरूरी है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन। जी सर जैसे 169 में बताया गया कि वो पुलिस अफसर के SHO के इख्तियारात हैं कि वो अगर जिसको वो पकड़ के लाए हैं उस पर कोई ऐसा खदशा जाहिर नहीं होता, मतलब वो तो उसको छोड़ सकते हैं। तो दफा 63 के तहत ये अदालत भी छोड़ सकती है। 63 है क्या? सर सर 154 हल्का सेक्शन लेकर रिवाज की हो जाएगा। आवाज आ रही है सर? जी जी, आवाज आ रही है। 63 है क्या? उसकी डेफिनेशन क्या है? उसकी सर मैंने हेड क्या है? डेफिनेशन नहीं पढ़ी, लेकिन ये जरूर सुना है कि सर अगर मैं बताऊँ सर 169 के डेफिनेशन मैं बता इख्तियारात देता हूँ SHO के पास है, लियाकत साहब तो आप अगर बोले। तफ्तीश में कोई गिल्टी सर इसकी अगर डेफिनेशन तफ्तीश में कोई 63 की गिल्टी ये नहीं है कि होता तो मैं पहले भी 63 सर मैं पहले भी इसकी डेफिनेशन जो है ना एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसकी ये है कि जब पुलिस किसी भी बंदे को गिरफ्तार करेगी तो वो उसको मुचलके के बगैर रिहा नहीं करेगी, या फिर उसको मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। ये 63 की सर डेफिनेशन। जी माइट भी यही हो सकती है। पुलिस तो छोड़ ही नहीं सकती। पुलिस तो अगर 169 है ना, 169 SHO के इख्तियारात हैं कि वो अगर शहादत नाकाफी है वो उसको बरी कर सकता है। ठीक है। लेकिन 496 में वो मुचलके लेगा। छोड़ेगा सही, लेकिन मुचलके लेगा। मुचलके उसका पाबंद है वो मुचलके लेने का। सर वो तो बिल्कुल अलहदा ही नहीं हो जाएगा, वो 4 से 6 वो तो बेलेबल और नॉन एबल में बेलेबल में चला जाएगा ना। ये जो आप SHO के इख्तियारात बता रहे हैं उसमें अगर वो गिल्टी नहीं नजर आता है तो उसमें तो ये भी चीज शामिल है कि पुलिस फिर उसको 24 घंटों के लिए भी इंतजार नहीं करेगी, SHO उसको फारिग कर देगा। जी बिल्कुल भाई, मैं आपको समझाता हूँ। 169 जो है ना, ये मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया, अब उसको सुन लें दोबारा, तसल्ली से सुन लें, सब सुन रहे हैं, आप भी सुन लें। जिसके साथ जिसको अरेस्ट किया गया है उसके खिलाफ जब शहादत नाकाफी होती है तो उसको रिहाई दी जाती है।
आप रपट लिखेंगे, एसएचओ साहब अपने कलमी रपट लिखेंगे जेर दफा 169 से वक्त जो भी होगा एज पर रोजनामचा के फलां मुकदमे में मुसम्मी फलां वक्त फलां को गिरफ्तार किया गया था, जिसके खिलाफ सफा मिसल पर कोई शहादत मौजूद ना है, लिहाजा मुलजिम को हवालात थाना से मुखलसी दी गई। सीधा इसमें कोई मुचलका नहीं लिया जाएगा। और वो जो दूसरी बात है 63 जो दफा है सीआरपीसी का, वो 496 और 497 के लिए, जैसे विलेज साहब ने बताया, वो 496 और 97 में मुचलका लेने के लिए 63 में बताया गया है। अब क्लियर हुआ या भी नहीं क्लियर हुआ? जी ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, ओके हो गया। ठीक है भाई, क्लोज कर दो। और सर 498 काइंडली बता दें, 498 क्या है? 498 यार, अबूरी जमानत है, अबूरी जमानत, प्री रेस्ट ये अबूरी जमानत है, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के इख्तियार